नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी वॉरियर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हंसराज कुमावत और आज हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकारों के भाग 2 के बारे में। इसमें हम अनुच्छेद 19 से लेकर 32 के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको कोट करने के काम आ सकते हैं वो सारे के सारे केसेस। तो बड़ा ध्यान से आज का लेक्चर आपको देखना है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए जी, देखिए 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब तक के जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में बड़ी डिटेल से जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर जो है वो सबसे पहले देख सकते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 19 से, माफ कीजिएगा, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 19 से। और यहां पर अनुच्छेद 19 में 7 तरीके की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 7 तरीके की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में, है ना। तो सर ये सबसे पहले ये 7 स्वतंत्रताएं देखें, इससे पहले आप मुझे यही बता दो कि स्वतंत्रता का अर्थ होता क्या है ना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को जब पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं सर स्वतंत्रता का अर्थ होता है कुछ भी करने की स्वतंत्रता। क्या? कुछ भी करने की स्वतंत्रता। ये क्या होगी स्वतंत्रता? यानी मैं मेरे मन में जो आए मैं वो करूं, ये स्वतंत्रता है ना। तो क्या वास्तव 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 में ये स्वतंत्रता है? नहीं। अच्छा, कुछ भी करने की स्वतंत्रता में तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मन कर सकता है कि मैं किसी का सर फोड़ दूं, है ना। मेरा मन हो सकता है कि मैं किसी को गाली दूं, समझ रहे हो? तो यह क्या ये स्वतंत्रता के अंदर आएगा? ऐसा अगर स्वतंत्रता देने लगे तो लोग जो है वो तो मर्डर करने लग जाएंगे, लोग रेप करने लग जाएंगे, लोग गाली देने लग जाएंगे, है ना। तो ये स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता वो है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक जो जो चीजें हैं वो कार्य करने की उसकी स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता होती है। जैसे कि गाली देने से संपूर्ण विकास होगा? नहीं। क्या मर्डर करने से संपूर्ण विकास होगा व्यक्ति के चरित्र का या व्यक्तित्व का? नहीं। कैसा होगा? जैसे मुझे शिक्षा हासिल करनी है, मुझे पढ़ना है, इससे विकास होगा, तो शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे मुझे इलाज कराना है, तो मुझे अगर स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य सेवा अगर मुझे चाहिए तो ये आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल। मुझे कहीं घूमने जाना है तो उसे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारे के सारे क्या है? स्वतंत्रता। मुझे कोई बिजनेस करना है ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे कुछ बात कहनी है, मुझे कुछ बोलना है, पर वो बोलना थोड़े सभ्य तरीके से और संविधान की सीमाओं के अंदर बोलना है, तो बोलना जरूरी है। बिना बोले तो आदमी घुट घुट के मर जाएगा। तो ये सब क्या है? आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए ये सब चीजें क्या किस में आती है? स्वतंत्रता में आ जाती है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे 7 तरीके की स्वतंत्रताएं इसके अंदर हुआ करती थी। बाद में एक स्वतंत्रता को हटा दिया जाता है। कौन सी को? वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, एक स्वतंत्रता आ जाती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वन बाय वन करके आगे इनको डिस्कस भी करेंगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड आ जाता है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार। बिना हथियारों के हम एकत्र हो सकते हैं किसी स्थान पर, यह अधिकार है। साथ ही साथ सभा, संगठन या कोई सहकारी समिति, हालांकि है ना, ये आप देख सकते हैं सहकारी समिति जो है ये भी 97th अमेंडमेंट 2011 के थ्रू यहां पर जोड़ा गया था। इससे पहले सहकारी समिति नहीं हुआ करता था इसमें। तो कोई सभा या संगठन बनाने का अधिकार है ना। और क्या है? भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने का अधिकार है। मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे ऊटी जाना है, मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना है, मुझे दार्जिलिंग जाना है, मुझे राजस्थान के डेजर्ट में घूमने जाना है, मुझे एमपी के महाकाल मंदिर में जाना है ना, अयोध्या जाना है, जहां भी जाना चाहूं मैं जा सकता हूं। इसकी स्वतंत्रता है। अगला, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार। मैं दिल्ली रह रहा हूं मगर मैं तो राजस्थान का हूं, समझ पा रहे हो? तो मुझे दिल्ली में रहने का अधिकार है, मैं दिल्ली में जमीन लेकर रह भी सकता हूं, है ना, ये मुझे अधिकार है। अगला क्या है? किसी भी पेशे का पालन करने, कोई भी व्यापार धंधा या व्यवसाय करने का अधिकार। मैं टीचर हूं, मुझे करने का अधिकार है। मैं चाहूं तो डॉक्टर बन सकता हूं, हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल आपको कुछ एजुकेशन चाहिए। मैं चाहूं तो इंजीनियर बनूं, है ना। ऐसे वो कोई वो वायरस के जैसे थोड़ी है जो कौन सी मूवी है वो, 3 इडियट वाली मूवी है, तो उसमें वो बच्चा पैदा होने होता है तभी कह देता है कि ये तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका जो मन है आप वो बनिए, उसकी आपको स्वतंत्रता है। आपको जो पेशा अपनाना है, जो प्रोफेशन अपनाना है वो आप अपना सकते हैं। जो बिजनेस करना है वो अपना सकते हैं। मुझे किराने की दुकान खोलनी है, आप खोल सकते हैं। मुझे टीचर बनना है,
कर सकते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है बन सकते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है बन सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यूट्यूब पे ऐसे फालतू के वीडियो बनाने बना सकते हैं। हालांकि फिर उसके कुछ ना कुछ थोड़े से इनमें क्या है कि कुछ हम युक्त युक्त प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगाया गया है। चलो, एक ये जो अधिकार हुआ करता था यहाँ पर, संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक हुआ करता था। इस संपत्ति के अधिकार को हालांकि हटा दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है ना। तो अब कितने बच गए सर, 6 बच गए। हुआ कितने करते थे, 7 अधिकार हुआ करते थे इस स्वतंत्रता के अधिकार में। चलो अब 1 बाई 1 करके इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। चलो जी, देखो यहां पर आ जाता है ये एग्जैक्ट असिस्ट, ये भी याद रखना है, इसके सब क्लोज भी 19(1), ये देखो सारे के सारे के 19(1) में ही है। इनमें प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो 2, 3, 4 में लगाए जाएंगे, सारे के सारे 19(1). तो सब क्लोज तो एक तो आपको याद रखना है 19(1). तो 19(1) ए में आ जाता है अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ, आपको जो है अपने जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आपको आजादी है वो करने की, है ना। यानी और इसमें देखो क्या है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो आप लिख कर सकते हो, आप बोल कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, आप लिख कर सकते हो, आप बोल कर सकते हो, आप इशारों के माध्यम से अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त कर सकते हो, है ना, आप टीवी के माध्यम से कर सकते हो। ये सब कुछ किसमें आ जाते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही आ जाता है। इसमें देखना एक अधिकार ये भी है, आप खुद के ही नहीं बल्कि दूसरों के जो विचार हैं वो भी सामने रख सकते हैं, इसमें ये भी अधिकार है। जैसे मैं कहूं कि मुझे जो है सर के जो अधिकार है उनके बारे में बात करना है, तो मैं उनके अधिकारों की बात भी कर सकता हूं। अगर मैं आपकी अधिकारों की बात करनी है तो मैं आपके अधिकारों की बात भी कर सकता हूं, मैं आपके विचार भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, अभिव्यक्त कर सकता हूं, इसकी मुझे आजादी है ना। ये आजादी में ये भी है, खुद के साथ साथ हम दूसरों के अधिकारों की भी स्वतंत्रता के अधिकारों को भी, या दूसरों के जो विचार है उनको भी एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। साथ साथ याद रखना, इसमें बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ आपको चुप रहने का अधिकार भी है। जैसे कभी कभी आपने ऐसे वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा कि पुलिस वाले किसी को पकड़ लेते हैं, तो वो जाकर आपको थाने में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं बहुत सारे, तो आप वहां पर मना कर सकते हैं बोलने से, आपको राइट टू रिमेन साइलेंट है, आप चुप रह सकते हैं वहां पर, कह सकते हैं जब तक मेरा वकील नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने वहां पर कुछ बोला तो फिर पुलिस वाले उसका मिसयूज कर लेते हैं आपके खिलाफ ही। तो आप चुप रह सकते हैं कि आई हैव राइट टू बी साइलेंट, है ना, आर्टिकल 19(1)(a) मुझे अधिकार देता है। आप कह सकते हैं आपके साथ अगर ऐसा कभी हो कि जब तक मेरे वकील नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट टू रिमेन साइलेंट आपके पास है। आप कोर्ट में जाके ऐसा कह सकते हैं कि ये मुझे जबरदस्ती बुलवा रहे थे इसलिए, है ना। तो बोलने के साथ साथ आपको चुप रहने का अधिकार भी यहां पर आ जाता है। आप खुद के विचारों के साथ साथ दूसरे के विचार भी रख सकते हैं। जैसे पत्रकारिता का अधिकार जो आता है वो इसी से आपको मिलता है। पत्रकारिता में आप करते हैं क्या, करते हैं अपने विचार तो अभिव्यक्त करते हैं ना, या दूसरों के विचारों को आप अभिव्यक्त करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, किसी भी तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। तो सर क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं क्या किसी को गाली दे सकता हूं, क्या मैं देश को तोड़ने वाली बात कर सकता हूं, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो कुछ लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो अल्लाह तो पता नहीं कब करेगा ऐसा, है ना, अल्लाह कभी नहीं ऐसा करेंगे, भारत के टुकड़े कभी नहीं होंगे, किसी की औकात नहीं है भारत के टुकड़े करने की, जब तक हम और आप जैसे देशभक्त लोग यहाँ पर हैं, है ना। पर फिर मैं बताऊं, देश और सरकार दोनों अलग अलग हैं, सरकार की खूब आलोचना कीजिए, देश की नहीं, है ना। चलिए जी, तो ये तो क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ युक्त प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है, कुछ युक्त प्रतिबंध इसके ऊपर भी लगाए गए हैं। सर क्या, जैसे राज्य की सुरक्षा का मामला हो उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते, है ना, देश की सुरक्षा का मामला हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध की बात आए तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते। सर कैसे समझो, जैसे मानो आपको ट्रंप साहब नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ट्रंप जो है वो इंडिया आ रहे हैं, और आप भाई साहब जो है जहां से ट्रंप की गाड़ी होकर गुजर गई, आप वहां पर काले झंडे लेके खड़े हो गए। भाई झंडा दिखाना ये भी तो एक्सप्रेस करना है ना, आपके विचार अब एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, सिर्फ बोलना है थोड़ी एक्सप्रेस करना होता है। आप काले झंडे वहां पर ले जाके उनको दिखा रहे हो, ये भी तो एक विचार एक्सप्रेस करना ही हुआ ना कि मैं इसका विरोध करता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहां पर ट्रंप मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा पाएंगे, क्यों भाई, ट्रंप को बुरा लग जाएगा, हमारे विदेशी संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं कर सकते। साथ साथ लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और शिष्टाचार या नैतिकता। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यानी आप चौराहे पर खड़े होकर किसी को गाली देने लग जाओ, भद्दी भद्दी बातें करने लग जाओ, या किसी के विचारों भावनाओं को आहत करने लग जाओ, तो आप ये नहीं कर सकते, है ना। अगला क्या कर सकते, क्या
शिष्टाचार या नैतिकता के बारे में। शिष्टाचार या नैतिकता क्या भाई, बड़ों का सम्मान है, ये सब हमारी नैतिकता, ये है शिष्टाचार है। आप चौराहे के बीच में खड़े होकर गाली दे रहे हो, आप किसी को फोन करके गालियां दे रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आप कहोगे सर हमें तो बोलने का अधिकार है, तो भाई गाली देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है। आप अपने विचार अभिव्यक्त करें ताकि आपका आपके चरित्र का जो है वो विकास हो सके। अब कोई बच्चे कहेंगे सर गाली देने से भी तो एक भड़ास निकलती है, तो उससे भी तो एक चरित्र का विकास होता नहीं, खराब होता है चरित्र, है ना। ऐसे ही बिल्कुल ये शिष्टाचार या नैतिक बात नहीं है। चलो जी, और न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा या हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह सकते। हालांकि युक्त युक्त अगर कोई बात हो, रीजनेबल कोई आपको आलोचना करनी है तो आप वो कर सकते हैं, परंतु आप ऐसे कार्य यहां पर नहीं कर सकते हैं, है ना। अपराध हेतु उकसाना, यानी आप किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते, है ना। जैसे मैं आपको ये नहीं कह सकता उसको मार दो, वो तो खराब आदमी है ना, उसका सर फोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया पर आप तो कहोगे मुझे तो बोलने का अधिकार है, तो ऐसा बोलने का अधिकार नहीं। आप किसी को अपराध करने के लिए उकसा नहीं सकते कि उसका सर फोड़ दे, तेरी जगह मैं होता तो ये कर देता, बस तू तो सह लिया, क्या बात कर रहा है, ये कर गया, तुझे गुलाम बना लिया, वो बना लिया, मार दे उसको, ऐसा कर दे, नीले ड्रम में डाल दे, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। साथ साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते। संप्रभुता और अखंडता का अर्थ क्या हो गया कि भारत की संप्रभुता में जो है वो फिजिकल और हम कह सकते हैं कि वर्चुअल संप्रभुता दोनों आते हैं। फिजिकल मतलब आप बाउंड्री वाली बात हो गई, उसको नहीं आप जो है वो खराब कर सकते हैं। साथ साथ उसकी हम एक बात करें कि वर्चुअली जो भारत की अखंडता उसे भी नहीं कर सकते कि भारत को आप तोड़ने की बातें करने लग जाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे वाले आप बातें करने लग जाएंगे, तो नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो एकता और अखंडता के खिलाफ है। आप कल को जो है कोई आदमी कहने लग जाए कि जम्मू कश्मीर तो भारत से अलग है और भारत से बाहर कर देना चाहिए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कल को कोई कहने लग जाएगी यूपी को अलग कर दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कल को कोई कहने लग जाएगी सिक्किम को तो अलग कर दो, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं है, वहां के लोगों को भड़काने लग जाए, तो ये तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हुआ, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए। चलो जी, इससे रिलेटेड जो है वो कुछ केस भी दिए गए। एक रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, एक ब्रिजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है 1950 का। सबसे बड़ा एक केस जो मैं आपको बताता हूं यहाँ, श्रेया सिंघल का एक केस है, ये जरूर आप कोट कीजिएगा एग्जाम में जब भी आए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। देखो 2012 की बात है, मुंबई में बाल ठाकरे खत्म हो गए। देखो मुंबई में क्या है, ये ठाकरे परिवार की ज्यादा ही वहां पर बना रखी है। देखो ठीक है कोई बात है, पर अगर कोई क्षेत्रवाद फैला रहा है तो मेरी नज़र में मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो वो लोग क्षेत्रवाद फैलाते हैं, यूपी बाहर से जाने वाले लोगों को मारते हैं, तो मेरे लिए ऐसा कोई विशेष सम्मान इनके दिल में है नहीं है। बात सीधी सी है कि 2012 में बाल ठाकरे जो है वो मर गए। तो वो जब मर गए तो क्या हुआ कि उनकी पार्टी ने, और बड़े वहाँ के कद्दावर नेता वो, है ना, लोगों के बीच में उनका बड़ा वो सम्मान था। तो क्या होगा कि वहाँ पर महाराष्ट्र बंद का एक आह्वान किया गया। इस महाराष्ट्र बंद करने के आह्वान में कुछ दो लड़कियां थी, औरतें थी, उन्होंने फेसबुक के ऊपर इसका विरोध किया कि भाई ये तो गलत बात है ना। ऐसा आप जब चाहो जब महाराष्ट्र बंद कर देंगे, ऐसा पूरी कितना इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई एक इंसान मरा, हाँ ठीक है वो मरा, तो उसका जो राज के सम्मान देना चाहिए वो दीजिए और खत्म कीजिए अगर वो हकदार है उस चीज का, तो है ना। भारत ये महाराष्ट्र बंद होने का क्या अर्थ होता है। तो इनको दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। इनको दो औरतें जो लड़कियां हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66A एक उसमें हुआ करती थी, उसके अंदर इसमें क्या था, इस धारा 66A में ऐसा कहा गया था कि कोई भड़काऊ भाषण देना, देश की अखंडता के खिलाफ बात करना, ऐसा इसमें कहा गया था, है ना। तो इसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो एक लॉ स्टूडेंट हुआ करती थी श्रेया सिंघल। देखो श्रेया सिंघल पर केस नहीं हुआ था, अक्सर बच्चे गलत समझ लेते हैं कि श्रेया सिंघल जो है इनके ऊपर केस किया गया था, तो नहीं, बिल्कुल श्रेया सिंघल के ऊपर केस नहीं किया गया था। श्रेया सिंघल तो एक लॉ स्टूडेंट हुआ करती थी और नई नई जवान, अभी क्या 21 साल की हुआ करती थी, कितनी 21 वर्ष की श्रेया सिंघल हुआ करती थी। इनको जब ये केस, इनको जब इनके संज्ञान में जब ये केस आया तो इन्होंने पीआईएल जारी की। क्या जारी की, पीआईएल इन्होंने लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस 66A को स्ट्राइक डाउन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये 66A संविधान के विरुद्ध है। मैंने क्या बताया था आपको आर्टिकल 13 में कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के उल्लंघन में जाता है शून्य घोषित हो जाएगा। अब देखो ये 66A को शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये जो है, ये जो इसका प्रावधान है ये मूल अधिकारों के विरुद्ध में है, ये वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध में आता है।
है ना। तो इसके अंदर जो भी केस था उस सबको रिहा किया जाए। और इसमें देखो जिस दिन से ये बना उस दिन से शून्य घोषित हो गया, यानी इसके अंदर किसी और को भी गिरफ्तार किया गया था तो वो भी छूट जाएंगे। समझ गया बात। तो ये था श्रेया सिंगल केस, फिर बाद में उनको छोड़ा गया था। तो ये श्रेया सिंगल केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। मेंस में अगर क्वेश्चन बने तो आपको कोट करना है ना। चलो जी, कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे अधिकारों की बात करता है तो ये केस आपको कोट करने काम आएगा। आजकल यूपीएससी से बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन पूछती है कि एनवायरमेंटलिज्म जो है उसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट, व्यक्ति के अधिकारों में कैसे निभा रहा है। तो अभी अभी मैं आपको बहुत सारे केस और बताऊंगा। चलो, तो श्रेया सिंगल केस इसमें 19(1)(a) में। अगला 19(1)(b), शांति से बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता आपके पास है। जैसे मान लो आपको कोई सभा करनी है ना, कि भाई हम दोस्त हैं, सब लोग बैठेंगे और हम गोवा जाने का कोई प्लान बनाएंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई राजनीतिक दल है, हम बैठक करेंगे कहीं पर और वहां पर जो है वो बैठक करेंगे, तो आप बैठक कर सकते हैं। पर याद रखना शांतिपूर्ण होना चाहिए, आपके पास कोई हथियार वहां पर नहीं हो चाहिए। आप AK-47 लेके वहां पर आ जाओ, तलवारें और भाले और लेके आ जाओ और आप कहो कि जी हमें तो सभा करने की स्वतंत्रता है, तो आप नहीं कर सकते ऐसा, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि निरायुध और शांतिपूर्ण सभा करने का आपको अधिकार है। हथियार लेके और तोड़फोड़ करने के इरादों से आप सभा नहीं कर सकते। और याद रखना, ये सभा आप कहां कर सकते हैं? तो ये सभा सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, यानी किसी के प्राइवेट प्लेस में नहीं कर सकते। मतलब आप कहने लगो कि पड़ोसी के घर में जाके हम तो प्लान बनाएंगे, कर सकते हैं? नहीं, पड़ोसी लठ बजाएगा आप पे, पुलिस बुला लेगा, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी वाली बात। तो जाके आप नहीं कर सकते। आप कहां कर सकते हो? पब्लिक प्लेस पे। जैसे कहां करते हैं? जंतर मंतर पे करते हैं जंतर मंतर पे, ऐसे रोड पे लोग बैठ जाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये शांतिपूर्ण आप जो है वो सभा कर सकते हैं, पर आपके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सर क्या हम जहां चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं क्या? तो इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल। यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्त प्रतिबंध लगाए गए। एक तो लोक व्यवस्था, यानी आप जो है रोड पर जाके बैठ गए और रोड पर जाने की वजह से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, आने जाने वालों को बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको वहां पर सभा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, है ना। तो जो आप डीएम बनेंगे तो डीएम ही ऐसी जो है वो परमिशन देता है, तो डीएम परमिशन देगा ही नहीं वहां पर सभा करने की। क्यों? क्योंकि लोक व्यवस्था को नुकसान हो जाएगा। अगला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए कोई बात आए तब भी आपको जो है रोका जा सकता है, कि आप जो है वहां पर बैठ रहे हो, सभा कर रहे हो भारत को तोड़ने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड भी कुछ केस हमें देख सकते हैं। हिम्मत लाल शाह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973, बाबूलाल पराटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का केस यहाँ पर एक है। तो ये यहाँ पर भी कुछ केस है। चलो सर आगे बता दो, तो आगे चल लेते हैं। हाँ जी, 19(1)(c) का केस आ जाता है। आप कोई संगठन, कोई संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। ये सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। इससे पहले ये नहीं हुआ करता था, क्योंकि सहकारी समितियों के बारे में भी तभी जोड़ा जाता है। चलो जी सर, इसमें क्या है, आपको कोई संगठन बनाना है, आप बना सकते हैं। संगठन में सब पॉलिटिकल पार्टी बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये भी इसमें आता है। ये सब आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, आप कोई संगठन, आप कोई कंपनी बना सकते हैं, आप कोई एनजीओ बना सकते हैं, आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। इसमें देखना, आपको ये अधिकार संघ बनाने का, सहकारी समिति बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार के साथ साथ नहीं बनाने का अधिकार भी है। यानी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई संगठन बनाने के लिए, है ना। यानी आपको कोई कहे कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जबरदस्ती, नहीं, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता ऐसा, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मैं नहीं बनाना चाहता कोई संगठन, मुझसे जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। तो बनाने के साथ साथ नहीं बनाने का अधिकार क्या आपके पास में, नेगेटिव राइट भी आपके पास में यहां पर आ जाता है। चलो जी, क्या हम किसी भी तरीके का सभा संगठन बना सकते हैं? नहीं। देखो, कुछ इलीगल काम वाले नहीं बना सकते कि जी हमको तो हथियार जो है वो बेचने, इसके लिए हम बना लेंगे जी, हथियारों की तस्करी करना, ऐसा कोई संगठन बनाने नहीं। कि जी हमारे पास तो अधिकार है संगठन बनाने का, नहीं बना सकते। कि हम तो ड्रग्स बेचेंगे जी, ड्रग्स बेचने का, तो आप नहीं कर सकते। आप ऐसा कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो जी, हम तो साइबर ठगी करेंगे, फोन करके लोगों को क्रेडिट कार्ड बनाने के चक्कर में ओटीपी ले लेके हम लोग जो है लोगों को लूटेंगे, ऐसा कंपनी बना लेंगे, उसको रजिस्टर करवा लेंगे। तो क्या आप ऐसा करवा सकते हैं? नहीं जी, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ऐसा कोई आपको राइट नहीं है, युक्त प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया। और क्या नहीं कर सकते आप? तो देखो, लोक व्यवस्था, ऐसा कोई मान लीजिए कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ कोई संगठन बनाना हो तो आप नहीं बना सकते। आपने तो आतंकवादी ग्रुप बना लो, मान लो आपका मन कर रहा है जी हम तो आतंकवादी ग्रुप बनाएंगे, और वो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो आप क्या ऐसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नैतिकता से रिलेटेड, है ना, जो एथिक्स है उससे रिलेटेड, मॉरलिटी से रिलेटेड, अगर आप उसको भंग करने से रिलेटेड कोई संगठन बनाना चाहे तो आप नहीं बना सकते। आप कोई गुंडों वाला एक संगठन बना लो,
है ना। जैसे ये बजरंग दल वगैरह बनाए रखी है, मुझे तो गुंडों से ज़्यादा कुछ लगते नहीं है। ये हम मेरे पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, है ना। ज़्यादातर काम तो ये ऐसे करते हैं, कभी किसको पीटा, कभी किसको मारा, कभी ये हुड़दंग मचाया। तो हालांकि इसमें क्या है कि वो उसको अभी तक वैसा डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, पर वो नैतिकता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलो जी, इससे रिलेटेड कुछ केस आपके पास जो है ये देखिए, आप देख लेना, ये कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा केस है नहीं है। अगला 19(1)(d), पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की आपको स्वतंत्रता है। यानी आपका मन कर रहा है कि मैं ऊटी जाऊं, जा सकते हैं। आपका मन कर रहा है मैं राजस्थान में जाऊं, जा सकते हैं। डेजर्ट में जाना चाहिए, जा सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, जा सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश जाना चाहता हूं, जा सकते हैं। आपका मन करे कि मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहूँ, जा सकते हैं। आपका मन करे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहां जाने का मन करे वहां कर सकते हैं। हालांकि देखना, इसमें आपका घूमने का मन तो ये भी हो सकता है कि मैं अमेरिका स्विट्जरलैंड जाऊं, तो वो अमेरिका स्विट्जरलैंड जाने वाला अधिकार इसमें 19(1)(d) में नहीं आता, याद रखना। इसमें सिर्फ भारत के अंदर घूमने वाला अधिकार आता है। तो सर वो किस में आता है? वो आर्टिकल 21 में आता है ना। चलो जी, इसमें सिर्फ भारत के अंदर घूमने वाला अधिकार आता है। तो भारत के अंदर घूम सकते हैं आप कहीं भी, जहां जाओ आप, घूमने का आपको अधिकार है। पर यहां पर देखो, आपको भी कुछ युक्ति प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं। क्या युक्ति प्रतिबंध है? जनसाधारण के हित में, है ना, आम जन के हित में रोका जा सकता है कि आप यहां पर नहीं जा सकते, समझे। जैसे वेश्याओं के घूमने पर प्रतिबंध एक बार लगा दिया गया था इसके ऊपर, है ना, कि जो है वो समाज में उनको गलत नजर से देखा जाता है। हालांकि अब तो वेश्यावृत्ति जो है उसको बिजनेस की संज्ञा यूपीएससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी उसे। अब उनको प्रोस्टिट्यूट ना कह के उन्हें सेक्स वर्कर कहा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का केस है। हालांकि बड़ा ही ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि बिजनेस है, वो अपना जिस्म धंधा करती हैं, पर उनका एक एक एरिया होता है कि हाँ आप उसी एरिया में कर सकती हैं, है ना। आपको अभी लगेगा कि सर किसी बकवास से बातें कर रही हैं कि इसमें क्या इसके फायदे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे ये हैं कि अब मैं क्या आपको इधर सेक्स का ज्ञान देने बैठूं, हम और आप मेच्योर हैं तो हम बात कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में अच्छे से। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो फिर रेप के केसेस जो है वो कम सामने आ सकते हैं, ऐसा होने की वजह से। कि मान लीजिए किसी को जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, तो अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो जाकर कहीं पर पैसे पे करके अगर ऐसा काम कर सकता है, तो उसको आज़ादी है, तो वो कर पाएगा, अपना बढ़ास वहाँ पर निकल सकता है ना। ये मेंटल प्रेशर जो है इस रिलीज होता है ऐसे, फिजिकल जब रिलेशन बनते हैं तो, है ना, क्योंकि इसके साथ डोपामिन आपके माइंड में रिलीज होता है ना। चलो जी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा दे दी है सेक्स वर्कर की, कि वो भी एक बिजनेस है, उसके जैसे कर सकते हैं। तो हालांकि उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, वेश्या हर जगह पर ऐसा नहीं घूम सकती है ना। उनका एक डेसिग्नेटेड प्लेस है कि आप वहां पर रह के अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो जनसाधारण के हित में भी लगाया जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप किसी के घर में जाके घूमने लगो कि जी मुझे तो घूमने का अधिकार है, मैं इस आपके घर से होकर उधर जाऊंगा, मुझे तो घूमने का अधिकार है, किसी गली से होकर गुजरूंगा नहीं, है ना। तो वो आपको लठ बजाएंगे, आपके पैर तोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से होकर नहीं जा सकते कि मुझे तो घूमने का अधिकार है, ऐसा नहीं घूम सकते। अगला, अनुसूचित जनजातियों के हित में आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। जैसे जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, इंडिजिनस लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, इनका अपना एक पूरा पूरा कल्चर होता है, अपना पूरा का पूरा एक सिस्टम इनका होता है। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो फिर डिस्टर्ब उनको होएगा, तो आप वहां पर आपको जाने से रोका जा सकता है। जैसे ऐसा, जैसे आपको कुछ लोग बकवास से बातें करेंगे, आपको भड़काने के लिए ऐसे बातें करते रहे कि जम्मू कश्मीर में लोगों को जाने से पहले रोक थी और अब वहां पर जाना दिया जाता है सब लोगों को, और वहां पर पहले लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये सब। तो ये सही नहीं हुआ है कि वहां पर लोग जमीन खरीद सकते हैं, गलत हुआ है। वो बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ के लोकल एक वहाँ का कल्चर है। अगर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे पूरा कल्चर खराब हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, आप हिमाचल प्रदेश के भी कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जाकर आप अभी भी जमीन नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के ऐसे कुछ एरिया है जहां पर आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते। समझ रहे हो क्यों ऐसा किया गया है? वो तो जम्मू कश्मीर नहीं है, वहां तो मुसलमान नहीं है। क्यों ऐसा किया गया है? क्यों किया गया है? क्योंकि वहां की जनजातियों के संरक्षण के लिए ऐसा जरूरी है। आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में कैसे कैसे आता है। अभी देखो कैसा पूरा मणिपुर जल गया। क्यों जल गया? उनको लगता है कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे, ये लोग हमारा कल्चर खराब कर देंगे, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात? हाँ ऐसा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, तो इसमें आपको रोक लगाई जा सकती है। तो आप अभी भी हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर जाकर आप जमीन नहीं खरीद सकते, है ना। चलो जी, अगला है 19(1)(e). क्या आ जाता है? भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता है। यानी आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं और रह सकते हैं। निवास करने का मतलब जो का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, है ना, तो मैं दिल्ली का रेसिडेंट बन गया कि दिल्ली में आके मैं रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, ऐसा। तो एक तो ये रहने का होगा कि हम और आप यहाँ पढ़ाई करने आए तो यहाँ पर रह रहे हैं। एक ये होगा कि परमानेंटली मुझे दिल्ली में सेटल होना है, तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ।
यहाँ पर जमीन खरीदूं और यहाँ पर मैं परमानेंटली रहने लग जाऊँ, या मैं यहाँ पर रहने लग जाऊँ। जैसे मान लीजिए कर्नाटक का कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली आकर रहना चाहे तो रह सकता है। जैसे किसी को पीजी में रहना है, किसी को रूम किराए पे लेकर रहना है, तो यहाँ पर जॉब करने के लिए रह रहा है तो रह सकता है। तो कर्नाटक का, तमिलनाडु का कोई आदमी है, वो दिल्ली में आके, महाराष्ट्र में कहीं पर जाके वो वहाँ पर जमीन खरीद कर रहना चाहे तो रह सकता है। ये दोनों अधिकार इसमें आ जाते हैं, है ना। तो भारत के किसी भी भाग में रहने, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता आपको देता है संविधान अनुच्छेद 19(1)(e) में। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं 19(5) में। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? जनसाधारण के हित में, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के हित में, ये सारे के सारे हित में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही कि भाई जनजातियां रहती है, आप वहां पर जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि जनजातियों का जो डेमोग्राफी है वो खराब हो जाएगी वहां पर। ये इसके अगला आ जाता है, कोई भी व्यापार या पेशा या स्वतंत्र प्रोफेशन अपनाने की आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 119(1)(g) में, है ना। चलो जी, कैसे? जैसे आपको कि डॉक्टर बनना है, बन सकते हैं, टीचर बनना है, बन सकते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, बन सकते हैं, आपको यूट्यूब पे ही बकवास करनी है, आप कर सकते हैं मतलब मैं कह रहा हूँ बकवास करना है, मतलब आपको, कुछ लोग तो ऐसे थे बकवास भी करते रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, वो आप बकवास भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, बशर्ते कि आपको व्यूज मिल रहे हो अच्छे खासे। तो आपको जो करना आप कर सकते हैं। आपको पॉडकास्ट ही करना है जीवन भर बैठ के, तो आप वो भी आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। आपको कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको है। कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में देखो, जो इलीगल चीजें होती है ना उसको बिजनेस ही नहीं कहा जाता है, समझे। जैसे कि मुझे हथियारों की तस्करी करनी है तो ये कोई बिजनेस नहीं है, मुझे ड्रग्स बेचना है तो ये कोई बिजनेस नहीं है, मुझे लोगों को सुपारी लेने वाला धंधा खोलना है तो आप, ये बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता, है ना। चलो जी, यहाँ पर नहीं करने के साथ साथ नहीं करने का अधिकार है। आप चाहे तो कह सकते हैं भाई मुझे नहीं करना कोई बिजनेस, है ना, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये बिजनेस करो ही। अब देखो इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध है? कोई तकनीकी या पेशेवर योग्यता राज्य रख सकता है। जैसे, सर समझे नहीं, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर नहीं बन सकते। आप कहने लगे मैं तो डॉक्टर बन गया जी, मैंने डॉक्टर की दुकान खोल ली यहाँ पर और मैं डॉक्टर बन गया जी, व्हाइट कोट पहना, और भी नहीं बन सकते। तकनीकी योग्यता रख दी, वो तकनीकी योग्यता एमबीबीएस का एग्जाम पास करोगे तभी बनोगे। अगला, जी मुझे तो वकील बनना है तो बन जाओ, काला कोट पहनो और वहां पर चले गए, ऐसे वकील बनते नहीं। आपको एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ जो बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके आप वकील बन सकते हैं, समझ गए। तो ये तकनीकी योग्यता हुई कि नहीं हुई? ऐसे तकनीकी योग्यता जो है आपके ऊपर सरकार रख सकती है, या साथ ही साथ राज्य कुछ व्यापार या व्यवसाय के ऊपर एकाधिकार भी रख सकता है। यानी राज्य कह सकता है कि इस वाले व्यापार को सिर्फ और सिर्फ हम ही करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। जैसे सर समझाओ, रेलवे कौन चलाता है? सरकार, बाकी प्राइवेट आदमी नहीं चला सकता, है ना। ऐसे तो पहले और भी ऐसा हुआ करते थे, जैसे माइनिंग वगैरह है वो भी सरकारी कर सकती थी, पर अब तो प्राइवेटाइजेशन उसका हो गया। तो ऐसे तो कुछ व्यवसाय पर एकाधिकार भी सरकार रख सकती है। तो ये यहाँ पर हमने ये पूरे के पूरे अधिकार जो है 19 के देख लिए हैं, है ना। चलो जी, अब आ जाता है अपना अनुच्छेद 20। ये बड़ी डिटेल में मैंने बताया, अब एक एक चीज उनकी याद रखनी है। इससे ज्यादा सिंपल में अब मैं आपको क्या ही समझाऊं। हालांकि ऑफलाइन क्लास होती तो आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, कभी ऐसा मौका मिला तो हम लाइव क्लास भी करेंगे। जब अच्छे खासे व्यूज आने लग जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे, तो आप बताना कि लाइव रखेंगे ना रखें। तो आप अगर लाइव वाला भी अगर आप कहेंगे तो हम लाइव क्लास भी लगा लेंगे, ताकि आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप वहां पर पूछ पाएंगे। चलो जी, अब आ जाता है अनुच्छेद 20। चलो जी, क्या है अनुच्छेद 20? जैसे मान लो कभी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कर लिया गया? कभी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, फिर आपको लठ मार के कहे कि कबूल करके ये जुर्म तूने किया है। मान लो कि वो आपने किया ही नहीं है, और आपसे लठ मार के वो जुर्म कबूल करवा ले, है ना। ऐसा करते हैं पुलिस वाले। तो क्या आप वो ऐसा करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। आपको वहां पर जाके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बोल दे कि बोल, कबूल कर ले कि तूने ये सारा काम किया है, तो मैंने बताया था राइट टू रिमेन साइलेंट अपने पास, आपके पास है। आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलना चाहता, है ना, मुझे चुप रहने का अधिकार है 19(1) के अकॉर्डिंग, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, और मेरा वकील आएगा मैं तभी बात करूंगा, ऐसा किया जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए अपने पास अधिकार है, एक मूल अधिकार अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको दिया गया है। सर क्या मतलब है इसका? देखो, इसमें 3 अधिकार आपके पास आ जाते हैं, 3 चीजें इसमें आपको अधिकार के रूप में दी जाती है। फर्स्ट चीज आ जाती है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई पूर्व पद कानून नहीं। सर समझे नहीं इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई अपराध के तहत आपको दोषी तभी साबित किया जा सकता है जब उस कृत्य को कोई कानून अपराध घोषित करता हो। जैसे मान लीजिए कोई सन की प्रधानमंत्री बन जाए,
और ऐसा कह दे कि आज से कोको कोला पीना जुर्म है और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, ऐसा कह दे, और मान लो कि आपने कोको कोला जो है वो आज से एक्ट बना और कल आपने कोको कोला पी थी, तो आपको कल कोको कोला पीने के जुर्म में सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, आज एक्ट बना तो आज के बाद अगर आप पियोगे तो आपको दिया जा सकता है ना। या क्या हो सकता है, या जैसे आज आपने कोई कोको कोला पी, है ना, और परसों आने वाले, है ना, तो तब परसों सरकार ये कानून बनाए कि 1 साल पहले से ही, है ना, पूर्व पद कानून हो गया, कोई सरकार कहती है 1 साल पहले से ही जिसने भी कोको कोला पी थी वो आदमी जो है जेल में जाएगा। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? नहीं। हालांकि ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, सिविल केसेस में नहीं। यानी कोई टैक्स वगैरह से का केस होता है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है। हालांकि बाद में वो मामला चला गया था कोर्ट में और फिर भारत सरकार हार भी जाती है ना, तो बहुत पछेती भी भारत सरकार की होती है उस मामले में, है ना। चलो जी, तो ऐसा कोई कानून नहीं, उस समय पे किसी कानून के अंदर कोई कृत्य जुर्म है तभी आपको सजा दी जा सकती है, अन्यथा आपको सजा नहीं दी जा सकती है। आपको कोई बैक डेट में जाके कोई कानून बना के आपको सजा देना चाहिए, क्रिमिनल केस में तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता। यही मतलब है इसका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। चलो जी, है ना, ये आपराधिक मामलों में लागू होता है, याद रखना, सिविल मामलों में लागू नहीं होते ये सारी केसेस, है ना। नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं। बताओ नागरिक, सिर्फ नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, चलो बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, है ना। चलो जी, आपातकाल में इनको निलंबित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था आपातकाल में 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है, समझ गए। चलो, ये पहला एक आपको अधिकार मिल गया। दूसरा अधिकार क्या है, दूसरा अधिकार समझते हैं। चलो जी, दूसरे अधिकार में देखो अपने पास में, पेन चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ओहो कहाँ गया, तो मजा आना बहुत जरूरी है। दो जी, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। आपने मिथुन की मूवीज देखी है पुरानी, जिसमें क्या होता है कि उसको किसी के जुर्म में जो है, मारने के जुर्म में उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, फिर मिथुन जो है वो जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद में मिथुन जाके उस आदमी को मार देता है। मिथुन कहता है कि भाई तुझे मारने के जुर्म में तो मैं 14 साल की सजा काट के आ चुका हूँ, तो अब मुझे दोबारा तो तुझे मारने के लिए सजा होगी भी नहीं। और वो चाहे तो जज के सामने भी उस आदमी को मार सकता है, उसको सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? नो डबल जियोपार्डी, यानी एक ही जुर्म के लिए आपको दो दो बार सजा नहीं मिलेगी। एक जुर्म हुआ तो आपको सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है, दो दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कानून तोड़ दिया, आपने कोई ट्रैफिक लॉ तोड़ दिया, है ना, तो आपको उस जुर्म के लिए एक बार आपके ऊपर फाइन लगा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके ऊपर दोबारा उसके जुर्म के लिए दोबारा फाइन लगा दिया। जैसे जैसे आपको ऐसा कभी कभी आपको, आपने देखा होगा ऐसा कि आपके पास में वो नहीं है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो उस दिन आपका चालान काट दिया हेलमेट नहीं होने के कारण, तो अब दोबारा उसी दिन आपका हेलमेट नहीं होने की वजह से चालान नहीं काटा जा सकता। समझो, डबल जियोपार्डी होगी। आपने किसी का मर्डर कर दिया, समझ रहे हो, तो एक बार उसी मर्डर के लिए दो दो बार सजा आपको नहीं दी जा सकती, है ना। तो ये सब किसी एक जुर्म के लिए दो दो बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह है नो डबल जियोपार्डी। एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा या सजा नहीं दी जा सकती। पर याद रखना, यह सिर्फ और सिर्फ न्यायिक मामलों में लागू होता है, एग्जीक्यूटिव मामलों में लागू नहीं होता है। यानी हो सकता है कि आपको पुलिस जो है एक ही मामले के लिए दो बार वहां पर बुला ले, दो बार आपसे पूछताछ कर ले, ऐसा यहां पर लागू नहीं होता। सिर्फ न्यायिक कि कोर्ट ने आपको एक बार सजा दे दी, उसी मामले में दो बार दोबारा सजा आपको नहीं दी जा सकती। तीसरा यहां पर आ जाता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? स्व अभिशंसन, शुद्ध हिंदी में समझो, स्व अभिशंसन, शंसन जो भी है, कोई स्व अभिशंसन नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको पुलिस में ले जाए थाने में और आपका लठ बजाए और आपको कबूल करवा लेंगे, भाई साहब कबूल करो कि आप जो है आपने ये मर्डर किया था, आपने ये जुर्म किया था। ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के से आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पर याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अभियुक्त जो अभियुक्त है उसको संरक्षण से इस मामले में है कि उसको वो खुद के खिलाफ ऐसे गवाही, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप जो है वो अंगूठे का निशान वहां पर लगाओ तो उसके से, जैसे मान लीजिए कि फिंगर जो आपकी
स्कैन है, उसकी वजह से अगर आपको पकड़ा जा सकता है तो आप मना नहीं कर सकते कि आप तो ऐसा करके मुझे खुद के खिलाफ गवाह बना रहे हो, नहीं, तो उसमें नहीं, आपको बोल के ऐसा नहीं करवाया जा सकता। आपका ब्लड सैंपल लेना हो, डीएनए लेना हो, तो उसमें आप मना नहीं कर सकते, है ना। उसमें जो है आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं कि आप कहोगे जी मेरे खिलाफ ये जो है इसका तो उपयोग किया जा रहा है ना। चलो जी, ये किसके लिए जरूरी है, तो देखो ये निष्पक्षता के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है, फंडामेंटल राइट जो है ये सब। चलो जी, आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 21 हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उसके प्राणों से जो है या उसके वंचित नहीं किया जाएगा, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी बिना कोई कानून बनाए आपको मारा नहीं जा सकता है। तो सर फांसी देते हैं तो फिर किसी को मारते तो है, सरकार मारती है, लीगल तरीके से मारते हैं, तो भाई कानून बना है ना, कानून के अकॉर्डिंग। बिना कानून बनाए आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता साथ साथ जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि कानून बनाकर किया जा सकता है, समझ गए। तो देखो इसमें है क्या कि यहां पर ये अनुच्छेद 21 जो है ये तो बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के व्यक्ति को, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आपकी जो है स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता है। मानवीय गरिमा जो है उसका भी, यानी सब आदमियों को का चरित्र जो है, हर व्यक्ति का चरित्र, वो चरित्र जो है वो हम पवित्र है, इस बात पर जोर देता है। आप बिना कानून के जो है किसी के चरित्र को आप जो है उसका खंडन नहीं कर सकते हैं इस कानून के अकॉर्डिंग, है ना, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, है ना। देखो सबसे पहले 1950 में जो ए के गोपालन केस आया था, इसमें यह कहा गया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है का मतलब है केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना, भले ही यह कानून कितना ही अन्यायपूर्ण हो। यानी संसद ने अगर कोई कानून बनाया और उसके माध्यम से आपका जीवन छीन लिया तो सरकार ऐसा कर सकती है। ए के गोपालन कानून में ऐसा केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना। देखो समझना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि अभी हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष, हालांकि हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कर रहा है, पर फिर भी आप देखेंगे कि जब जब कोई सरकार मजबूत होती है, कोई प्रधानमंत्री मजबूत होता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेके। जैसे सर आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, देखें आप जब तक देखेंगे नेहरू जी जब तक थे, नेहरू जी का ओहदा बहुत बड़ा, अरे उनके सामने सब बच्चे, उन्होंने उनकी इज्जत सिर्फ इंडिया में नहीं, आज के लोग तो नेहरू जी को गाली दे लें, आप और हम जैसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके, पर उनके जितना बड़ा आदमी आज है नहीं है। क्या कद उस इंसान का रहा होगा, क्या एक चरित्र उस इंसान का रहा होगा कि सब कुछ सत्ता उसके हाथों में होने के बावजूद वो डिक्टेटर नहीं बना। वो ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपनी आलोचना करता था, खुद अपनी आलोचना कर लेता था, वो किसी गुमनाम नाम से अपनी आलोचना कर लिया करता था। ऐसा आदमी नहीं, वो चाहता तो डिक्टेटर बन जाता। और याद करो उस टाइम के जितने भी देश बने आजाद हुए, सब डिक्टेटरशिप सब देशों में आ गई, इंडिया में क्यों नहीं आई? इंडिया, पश्चिमी देश तो ये रोज शर्तें लगाया करते थे कि आज भारत टूट जाएगा, कल भारत टूट जाएगा, पर वो एक ऐसा इंसान जिसने भारत को एक करके रखा। आज तो सरकारें और लोग ये गिना सकते हैं कि नेहरू ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, सब कुछ उस एक इंसान के ऊपर डाल देना। भाई कुछ गलतियां देखो सब इंसान से होती है, डिसीजंस जो लिए जाते हैं ना वो सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ऐसे नहीं लिए जाते हैं, समझ गए। तो देखो जब जब कोई ऐसा व्यक्ति मजबूत होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट वही बात करेगा जो सरकार कहती है। तो अब आप देखेंगे जब तक नेहरू जी जिंदा रहेंगे तब तक जो बात सरकार कहेगी सुप्रीम कोर्ट वही बात मानेगा, है ना। जैसे ही देखना नेहरू जी की 1964 में मृत्यु, उसके बाद में कोर्ट सीधा उलट जाता है बातों से। 1967 में देखो जो गोलकनाथ केस है उसमें एकदम पलट जाता है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के बारे में भी, कि मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है, उन्हें किसी भी उसको रोका जा सकता है ना, है ना। चलो ऐसा, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चाहे कितना ही जो है वो कानून अन्यायपूर्ण हो, अगर संसद ने वो कानून बनाया तो फिर आपके अधिकार छीने जा सकते हैं, आपके जीवन की स्वतंत्रता छीनी जा सकते हैं। पर बाद में 1978 में एक केस आता है, मेनका गांधी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये केस है, याद रखना। मेनका गांधी केस जो है, इसमें जो है ये कहा गया कि कानून जो सरकार बना रही है या कानून जो संसद बना रही है वो अगर अन्यायपूर्ण है तो फिर उसके वो कानून बना के भी आपका जो है ये व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
समझ गए? यानी कि जो कानून बनाती है संसद वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। समझ गए आप बात? इस केस में जो है वो मेनका गांधी कोई बाहर जाने से रोका गया था, और यहीं पर आ जाता है कि आपको अगर देश से बाहर कहीं पर जाना हो तो देश से बाहर जाने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, ना कि अनुच्छेद 19 के तहत। कभी क्वेश्चन बन जाए कि देश से बाहर जाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, 21 में कि 19 में, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है बहुत सारे, तो 21 में ना कि 19 में। चलो जी, टाइम क्या हो गया? हाँ जी, चलो देखो, इसने देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अमेरिका का है उसको संविधान में शामिल कर दिया। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की विधिवत प्रक्रिया। विधि की विधिवत प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो कानून है उसे जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, है ना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कानून चाहे सरकार संसद ने किसी भी तरीके का बना दिया, चाहे वो अन्यायपूर्ण है तो भी वो कानून रहेगा, है ना। पर विधिवत प्रक्रिया जो है ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या है कि वो जस्ट, फेयर होना चाहिए, तभी वो कानून रहेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे हटा सकता है। चलो, समय के साथ साथ देखो सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखो सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो कि ना हो ना, ये सरकार हमको बेच के खा जाए, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं। सरकारें ऐसी ही होती हैं, सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा पावर, और वो छीनती है नागरिकों के अधिकार, ऐसा करके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कम से कम इंडिया में ना हो ना, तो आपकी रातों रात सरकार जो है आपको गुलाम बना ले, है ना। वो किसी भी देश की सरकार हो, ये वाली सरकार नहीं, किसी भी देश की सरकार हो, है ना। चलो जी, सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ साथ इस अनुच्छेद 21 को और ब्रॉड कर दिया। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है सब लोगों को, अनुच्छेद 21 में जीवन का स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ ऐसे थोड़े कि रोटी कपड़ा मकान मिल गया। जीवन जीने के अधिकार में आपको स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, है ना। आपको जो है किसी के साथ रिलेशन बनाने का अधिकार भी होना चाहिए, आपकी निजता भी कुछ होनी चाहिए, आप कुछ गोपनीय बातें आप तक ही सीमित रहे आपकी, ये सब अधिकार धीरे धीरे जो है इसमें जुड़ते गए। आपको सोने का अधिकार है, ऐसा, है ना। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा का अधिकार आपको है, ये देखो केसेस के नाम भी दिए गए। शिक्षा का अधिकार, मोहिनी जैन केस में कहा कि अनुच्छेद 21A फिर जोड़ा गया इसके तहत, तो इसमें शिक्षा का अधिकार भी आपको है। बिना शिक्षा के क्या जीना, है ना, गंवार रह के कोई जीना हुआ। हालांकि पढ़े लिखे लोग भी गंवार हो सकते हैं। देखो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा वही है जो आपके चरित्र को उत्थान की तरफ लेके जाती है। ऐसी शिक्षा जो आपके चरित्र को गिराती है, आपको हिंसक बनाती है, ऐसे शिक्षा किसी काम की नहीं है। ऐसे शिक्षा को छोड़ देना चाहिए, भाड़ में जाए ऐसे शिक्षा। सर कैसे? जैसे ओसामा बिन लादेन जो था वो भी वैज्ञानिक और इंजीनियर था, शिक्षा उसके साथ पास में थी, मगर उसने क्या किया उस शिक्षा का, वो आतंकवादी बना, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया। वो भी किसी एक विशेष धर्म से था। और एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, वो भी साइंटिस्ट पढ़े लिखे, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उनकी देन है। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, ये सब उन्होंने दी थी, आकाश, ये सारे के सारे उन्होंने दी। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग भी गधेपंथी जैसी बातें कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग किसी का मर्डर कर सकते हैं, पढ़े लिखे, और ज्यादातर तो पढ़े लिखे लोग ही गंदे काम करते हैं। मतलब क्या है कि उन्होंने शिक्षा को चरित्र में नहीं उतारा है। उसको शिक्षा वही अच्छा अच्छी शिक्षा है जिसको चरित्र में उतारा जाए, तभी शिक्षा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा शिक्षा, अन्यथा शिक्षा नहीं मानी जाएगी। आजीविका का अधिकार भी है, गोपनीयता का अधिकार। देखो ये केस तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है, पुट्टा स्वामी केस, के एस पुट्टा स्वामी केस 2017। इसमें गोपनीयता का अधिकार या निजता का अधिकार आपको दे दिया गया, है ना। यानी आपकी निजता जो है आपकी है, प्राइवेसी, आप अपनी कुछ बातें छुपा सकते हैं, सरकार आप वो बातें नहीं जान सकती। तो बहुत बड़ा एक केस हुआ करता था ये, है ना। चलो जी, उसके बाद में हम आ जाते हैं अनुच्छेद 21A रह गया। अनुच्छेद 21A आप समझना, इसमें शिक्षा का अधिकार है। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था यहाँ पर मूल अधिकारों में। देख दरअसल इस 2002 के ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 जगह अमेंडमेंट किया गया था। देखो फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और डीपीएस में, तीनों जगह किया गया था इसके माध्यम से। फंडामेंटल राइट में ये 21A में, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है 51A जो है उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई, और डीपीएसबी में भी आर्टिकल 45 जो है वहां पर एक यहाँ पर जो है वो प्रावधान जोड़ दिया जाता है, प्रावधान जो है वो अलग से जोड़ दिया जाता है इसके माध्यम से। चलो जी, ये 21A शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करो तो 21A ये कहता है। चलो आगे आ जाते हैं। अब अगला आ जाता है जो अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 22 बात करता है गिरफ्तार लोगों की। यानी मान लो कि आपको गिरफ्तार कर लिया,
तो गिरफ्तार लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं, है ना। तो वो उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 22। सर कैसे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखो एक तो गिरफ्तार आपको देखो एक तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है कि आपने कोई गुनाह किया हो, आपने कोई जुर्म किया हो, तब आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, हाँ आप तो अच्छे आदमी, आप नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, बड़े सभ्य लोग हैं, और अब मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो चरित्र भी आपका अच्छा होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। ये यूपीएससी पीसीएस, ये जॉब, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। असली चीज है आपका चरित्र बनना, आपका व्यक्तित्व का विकास होना। दो लोग अगर आपसे बात करें तो दो लोग आपसे बात करें तो वो पीछे से कहेंगे वाह क्या इंसान था, है ना, ऐसा लगना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये करना नहीं, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते बड़ा मजा आता है इंटरेक्ट करने में, मेरा उद्देश्य आपका चरित्र निर्माण भी करना है। ये बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं ये सब, तो है ना, ये साधन है साध्य नहीं। बुद्ध को ये समझ में आ गया था कि ये साधन है साध्य नहीं, इसलिए वो तो राजा बन सकता था मगर नहीं बना, क्योंकि उसे पता लग गया था कि राजा बन के मैं क्या कर सकता हूं। कितने राजा आए कितने राजा गए, हमें नाम भी नहीं पता है, समझे, सिर्फ बुद्धा का ही नाम क्यों पता है, बुद्धा के बाप का क्या नाम था ये भी नहीं पता। वो तो बुद्धा का बाप था इसलिए बुद्धा के बाप का नाम याद है, नहीं तो हमें बुद्धा का बाप का नाम भी याद नहीं रहेगा। समझ गए, बुद्धा को यह बात समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ साधन है साध्य नहीं, साध्य कुछ और है। इसलिए साध्य के लिए उन्होंने अपना जो राजपाट सब छोड़ दिया और उन्होंने एक जो शिक्षा का जो मार्ग अपनाया, उसको आज तक हम पढ़ते हैं, और सिर्फ भारत नहीं दुनिया के तमाम देश उनको पढ़ते हैं, और वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। समझे, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, असली चीज तो कुछ और है ना। तो देखो गिरफ्तार आपको किया जा सकता है, एक तो आपने गुनाह किया, एक आपको तब भी किया जा सकता है आपने गुनाह किया ही नहीं हो तब भी। सर ऐसा कैसे किया जा सकता है? आप गुनाह करने वाले हो, ये अगर सरकार को भरोसा हो जाए कि ये इंसान गुनाह करेगा तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे निवारक निरोध कहा जाता है। क्या? निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी आपको जुर्म करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आपको डिटेन कर लिया गया। जैसे जैसे क्या होता है, आपके आसपास कोई गुंडे मवाली टाइप के कुछ लोग होंगे, हर गांव में होते हैं, आपके गांव में भी होंगे। देखना जब भी इलेक्शन आने वाला होगा उन लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी पहले ही, क्योंकि ये लोग उत्पाद मचाएंगे, कर देती है ऐसे। हाँ, अगर किसी के ऊपर उसकी हिस्ट्री ऐसी रही हो या गवर्नमेंट के पास ऐसा सबूत हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को बिना जुर्म करे भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि ये गिरफ्तार करेंगे। जैसे 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 2019 में जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, 2 यूटीज बना दी गई, तो वहां के बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज के नेता थे उनको डिटेन कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। क्यों? उनको लगता था कि ये बाहर रहे तो ये जनता को भड़काएंगे और मामला बिगड़ सकता है। तो निवारक निरोध यही है, 2 तरीके का। तो जो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) है वो बात करता है साधारण अपराध में गिरफ्तारी से के मामले में। अनुच्छेद 22(3) से लेकर 22(7) जो है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध की बात कर ले रहा है ना। देखो अगर बात है साधारण गिरफ्तारी के मामले में, यानी आपने कोई जुर्म किया है और फिर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस मामले में क्या क्या आपको अधिकार है? तो आपको कारण जानने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे बताया जाए, और बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है ना। और ये कारण आपको तुरंत बताए जाने। साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तारी के समय, देखो ये धारा सीआरपीसी की धारा 50 है, हालांकि सीआरपीसी तो अब चेंज हो गया है, कुछ और इसका नाम हो गया है ना। चलो जी, है ना। अगला है कानूनी जो सलाहकार है उससे जानकारी, उससे सलाह लेने का आपको अधिकार है। जो आपको जो वकील है उससे मिलने का अधिकार है, उससे सलाह लेने का आपको अधिकार है ना। तो आप अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं। अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको वकील जो है वो ला के प्रोवाइड करवाएंगी, है ना, ऐसा होता है। चलो जी, जैसे इसमें आपको देखा गया है एक हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हुआ करता था। ये हुसैनारा खातून का केस बिहार में क्या हुआ करता था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, गिरफ्तार क्या कर लिया जाता है कि ये हुसैनारा खातून वाला केस, ये क्या है कि देखो अंडर ट्रायल्स होते हैं। अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं? ऐसे अंडर लोग जिनके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है पर फिर भी वो जेल में, इन्हें अंडर ट्रायल कहा जाता है। आपको ये बात सुन के ताज्जुब होगा कि इंडिया में लगभग 70% जो जेल में लोग हैं ना वो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी उनके ऊपर जुर्म साबित ही नहीं हुआ,
उनको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, नहीं मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ न्याय। क्या नहीं मिलता है? न्याय उनको नहीं मिलता, मिलता है तो सब तारीख मिलती है उनको सिर्फ और सिर्फ। तो वो अंडर ट्रायल्स हैं लगभग लगभग 70%। ये विडंबना ही है हमारे देश की। इसीलिए तो लोग जो है वो न्यायिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं। वो मामलों को गुंडों से निपटवाना जल्दी अच्छा समझते हैं, बाहर निपटना अच्छा समझते हैं लठ के दम पे। अगर मान लो जल्दी से स्पीडी ट्रायल्स हो तो लोग कोर्ट में जाके करवा सकते हैं, पर कोर्ट में जाए किसी को, कोई कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे, उनको अगर उस जुर्म वो कबूल कर लेते तो सजा होती 6 महीने की, मगर वो 10 साल से जेल में। समझ रहे हो? तो ऐसा ही केस जो है ये हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। वहां पर क्या था कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हुआ करते थे, उन लोगों के पास कोई वकील की सुविधा नहीं थी, बेचारे बहुत गरीब थे, अज्ञानी आदमी। देखो इसीलिए पढ़ना लिखना सिर्फ जॉब के लिए जरूरी नहीं है। ये जॉब तो बहुत छोटी चीज है। मैं 1000 बार समझाता हूँ यही लोगों को, बच्चों को, सबको यही समझाता हूँ मैं। गाँव में भी अगर किसी से मिलता बैठता हूँ तो मैं यही समझाता हूँ। बच्चों को, खासकर से बच्चियों को लोग नहीं पढ़ाते। अरे ये थोड़ी है कि बच्चों को नौकरी लगाना है भाई, जरूरी थोड़ी कि पढ़ना सिर्फ जॉब के लिए जरूरी थोड़ी है। यही देखो ऐसे, अगर पढ़ाई पढ़ाई आपके पास है तो ये थोड़ा ज्ञान आपको मिले। तो बहुत सारे लोग वहां पर जेल में थे, तो वहां पर ये जो है वो कोर्ट में केस जाता है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये एनजीओ है ना, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीयूसीएल करके एक एनजीओ है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ये केस लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उनको फ्री लीगल एड दिलवाया गया था कि भाई इनको वकील तो प्रोवाइड कराओ, ये तो खुद के वकील नहीं हायर कर सकते। वकील मिलेगा तब तो इनका केस लड़ेगा, और तब तो ये इनको, या तो ये गुनाहगार है तो इनको सजा मिले, नहीं तो इनको छोड़ा जाए। और कुछ तो ऐसे लोग जिनको सजा होनी थी 2 महीने की, वो है 10 साल से जेल में। ऐसा। चलो, साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। तो आपको बिना 24 घंटे मजिस्ट्रेट के लिए गए आपको जो है रख नहीं सकते पुलिस वाले ऐसे। तो देखना कभी भी आपको अगर अरेस्ट कर लेते हैं पुलिस वाले, तो फिर उनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाना पड़ता है। और किन्हीं कारणों से अगर नहीं ले जाया गया तो फिर उनका पूरा रीजन उनको देना पड़ता है कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से नहीं लाया गया इनको। समझ गए? ऐसा। और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा आपको हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पुलिस वाले आपको हरास, पुलिस वालों को करना होता है तो क्या करते हैं, सुबह आपको पकड़ के लेके जाएंगे, शाम को छोड़ देंगे, क्योंकि फिर तो 24 घंटे से ज्यादा तो रख नहीं सकते कानूनन। तो ऐसा वो करते हैं, है ना। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देता है तो फिर अधिकतम 15 दिन की पुलिस कस्टडी भी उनको मिल सकती है। याद रखना, ये वाले अधिकार किन लोगों को नहीं मिलेंगे, जो शत्रु देश के नागरिक हैं। जैसे कि हालांकि शत्रु देश हमने पाकिस्तान को घोषित नहीं कर रखा, पर कभी ऐसा सरकार घोषित कर दे कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एनिमी है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है यहाँ पर, और इनको ये कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, है ना। निवारक निरोध के मामले में भी ये सारे अधिकार नहीं मिलते हैं। तो अब हम अगला आ जाते हैं निवारक निरोध में। निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ऐसा निरोध जिसमें व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही बंद कर दिया जाता है ताकि वो अपराध नहीं करे। जैसे अपने यहाँ आतंकवाद रोधी कानून है, यूएपीए वाला एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी वाला एक्ट है, एनएसए। बहुत लोगों पर एनएसए लगा दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत खतरनाक कानून है ये, है ना। चलो, ये टाडा पोटा बहुत हुआ करते थे, टाडा पोटा बहुत हुआ करते थे। अभी जैसे क्या है, अभी ऐसा कानून है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन एक्ट एक है, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, है ना। तो इस में जो है प्रिवेंटिव डिटेन, इस वाले मामले में आपको डिटेन किया जा सकता है अधिकतम 3 महीने तक। अधिकतम 3 महीने तक आपको निरोध जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने रखे हुए। अगर 3 महीने से ज्यादा आपको रखना है तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड जो है, उस बोर्ड से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। हालांकि इसको फिर बदल के 2 महीने कर दिया गया था कि 2 महीने तक ही आपको रखा जा सकता है, उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड गठित करना पड़ेगा, वो सलाह देगा तभी आप रख सकते हैं। पर हालांकि इस 2 महीने वाली बात को अभी यूज में नहीं लाया गया, अभी 3 महीने वाली बात लागू होती है। ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, इस एडवाइजरी बोर्ड में होगा कौन, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होंगे, है ना। इस प्रकार से जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वो जब उनको बोल दे कि हाँ भाई उचित है, इनको गिरफ्तार रखा जा सकता है, तो फिर 3 महीने से अधिक इनको गिरफ्तार रखा जाएगा, नहीं तो फिर इनको छोड़ा जाएगा या न्यायाधीश के सामने लाया जाएगा, है ना। संसद को यह शक्ति है कि वो जैसे एनएसए है, इन एनएसए वाले केस में तो 12 महीने से ज्यादा तक रख सकता है। तो देखो कितने खतरनाक कानून है। यानी आपको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया तो फिर आपको ये अधिकार ही नहीं मिलेंगे सारे। 12 महीने तक आप गए बिना मजिस्ट्रेट के सामने, लाए 12 महीने तक आप गए, कोर्ट में आपका केस ही नहीं सुना जाएगा 12 महीने तक। तो सरकार को इतना पावर है। तो बड़े खतरनाक केस है ये यूएपीए और एनएसए वाले केस, है ना। चलो, अगला आ जाता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार इनको कहा जाता है। शोषण के
विरुद्ध अधिकार। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? देखो इसमें दो चीजें आती है, एक आता है मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बंधुआ मजदूरी का विरोध इसके अंदर आ जाता है। अनुच्छेद 23 जो है इसमें आ जाता है मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया जाता है। यहाँ पर मानव तस्करी है ना, और भीख मंगवाना, जबरन मजदूरी और साथ ही साथ ये कानून द्वारा अपराध मानी गई। सर मुझे समझाओ ये मानव तस्करी क्या हुई, मतलब तो बताओ बताओ मानव तस्करी का अर्थ क्या है। तो देखो मानव तस्करी का अर्थ यह है भाइयों बहनों, किसी इंसान की वस्तुओं के जैसे खरीद बिक्री, ये मानव तस्करी है। भेड़ बकरियों को खरीदते बेचते हैं, उसके जैसे चीजें खरीदते बेचते हैं, उसके जैसे अगर इंसान को खरीदा बेचा जाए तो वो क्या है, मानव तस्करी है। जैसे नेपाल से कुछ लड़कियों को यहाँ ले आया जाता है, झारखंड छत्तीसगढ़ से कुछ लड़कियों को ऐसा ले आया जाता है, खरीद के लाया जाता है, दिल्ली में आकर जो है उनसे काम करवाया जाता है, किसी से जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रहा है, रैकेट चलते हैं भीख मंगवाने के। तो वो एक मूवी है साउथ के, आपने देखिए थेरी मूवी है ना, विजय की मूवी है, विजय थालापति, बड़ी शानदार मूवी, आप देखना अगर आपको नहीं देखा मूवीज, बिल्कुल आप देखा करिए मूवी, अच्छी अच्छी मूवीज देखना आपको। ये जो एनिमल मूवी है ये ऐसे नहीं, अच्छी अच्छी मूवीज आपको देखनी चाहिए। जैसे 3 इडियट्स आपको मूवी देखनी चाहिए, थेरी अच्छी ठीक ठाक मूवी है, आपको ये देखनी चाहिए, है ना। बताता रहूंगा मैं आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये भीख मंगवाने वाले रैकेट किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और भीख मंगवा रहे, तो ऐसा नहीं करवा सकते। अगला यहाँ पर आता है जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। बंधुआ मजदूरी का अर्थ क्या हुआ सर, बॉन्डेड लेबर। जैसे अपने यहाँ पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, सारी जमीन तो उनकी, हम और आप जैसे लोग तो क्या लैंडलेस लेबरर, तो हम तो सिर्फ काश्तकार, उनके खेतों में काम क्या करते, सारे कमा कमा के उनको दे दिया करते थे। तो हम लोगों को वो जब ये बंधुआ, हम उनके मजदूर हुआ करते थे, हम और आप सब हुआ करते थे सामान्य लोग। अगर आप किसी राजा महाराजा की फैमिली से हैं तो फिर अलग बात है। तो उसमें क्या हुआ करता था कि आपको सिर्फ खाने पीने का पैसा दिया जाता था बस, और आपको सारा पैसा, सारे आपको जो मजदूरी करते थे वो सब उनकी, खेत खलियान सारे उनके, है ना, ऐसा वाला। तो ये बंधुआ मजदूरी, तो ऐसा भी कर लिया जाता है अभी भी। हाल फिलहाल तक 80s 70s तक ये चला करता था कि मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, महाजन से किसी से उधार ले लिया, उसके बाद में आपकी जितनी भी संपत्ति है, या आपको हो गया आप जो भी काम करेंगे उस महाजन के यहाँ आपको जाके काम करना पड़ेगा, उसके खेतों में आप जो है किसी जमींदार के यहाँ जाके काम करना पड़ेगा, ठाकुर के यहाँ, है ना। अब देखो ठाकुर जाति वाले लोग भड़क मत जाना, ठाकुर मैं शब्द उसके लिए यूज कर रहा हूँ जो हर वो व्यक्ति जो सत्ता में हुआ करता था उन सब के लिए ऐसा। तो देखो मेरी क्लास में हो तो थोड़ा सा है ये माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके आना है, संकीर्ण सोच मत लेके आना है। आप तो मेच्योर लोग हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ गए। तो देखो फिर वो बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, है ना। चलो ये देखो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, ये नेगेटिव राइट है। नेगेटिव राइट मतलब ये रोकता है लोगों को ये काम करने से, भारत के लोगों को प्लस सिटीजन को और सबको लागू होता है ना, न सिर्फ सिटीजन को, बाहर के व्यक्ति से भी नहीं आप करा सकते, राज्य और निजी दोनों पर लागू होता है। यानी राज्य तो जबरदस्ती नहीं करवा सकता, साथ ही साथ कोई निजी व्यक्ति भी नहीं करवा सकता। कोई ठाकुर जैसे करवा ले, कोई गांव का रईस लोग आपसे करवा ले, तो वो कोई भी ऐसा नहीं करवाता है। देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होगा, अवैध व्यापार, जैसे कि इसमें वस्तुओं में जैसे खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए ऐसा किया जाता है, यौन शोषण, जबरन श्रम के लिए ऐसा कर लिया जाता है, ये मानव गरिमा का उल्लंघन है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक मैं आपको दूं, ये जो घरेलू नौकर जो होते हैं ना, ये बड़ा देखा जाता है। अभी गुड़गांव में न्यूज आई, सब्बे अपने आप को कहने वाले पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी से आया, क्योंकि छोटी सी बेचारी बच्ची थी, उसको छत्तीसगढ़ झारखंड से खरीद कर लिए लोग ले आए और इससे घर का काम करवाते थे और बहुत मारते थे उसको, खाना नहीं देते थे, घर में कैद रखते थे, कुत्तों से कटवा देते थे। इतने गधे लोग बताओ, तथा कथित सभ्य लोग अपने आप को कहने वाले, कहाँ जा रहा है हमारा समाज। बाद में पुलिस आती है, पकड़ती है उन लोगों को, दिल्ली में ऐसे मामले समझ में सामने आते हैं। अरे मैं दिल्ली में जब आया, मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिस पीजी में रहता था, मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, रोहिणी में मैं रहता था। तो वहाँ पर जिस आंटी के यहाँ रहते थे, उनके एक दीदी थी, छत्तीसगढ़ से लाई हुई थी, वो भी ऐसे ही बेची हुई लग रही थी मुझे। तो बेचारी भोली सी वो थी, उनको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो वो दीदी बताती थी कि आंटी हमको कह के लाई थी कि हम आपको 3,000 में महीने के देंगे, पता नहीं कितने महीने के देंगे, आपकी शादी करवा देंगे। और वो पैसे भी इन्होंने मुझे नहीं दिए, और वो जब देखो तो वो दीदी को गालियाँ देती रहती थी वो। तो वो एक बड़ा खराब था मामला। ऐसा लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार से बेचारे गरीब लोग हैं, वो ले आते हैं, वो भेज देते हैं अपनी बेटियों को बेचारे, ऐसा है ना। तो यहाँ पर और है बेगार,
है ना। तो बेकार का अर्थ क्या होता है? बेकार का अर्थ है कि आपको बिना पैसे दिए आपसे काम करवा लेना। वो महाजन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वैसा वाला, है ना, जो जमींदार वगैरह होते थे वो सब करवाते थे। साथ साथ यहाँ पर फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी भी आपसे नहीं करवाई जा सकती है ना। जबरन मजदूरी मतलब आपका काम है, मन ही नहीं है इच्छा का काम करने का, और आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ये भी जबरन मजदूरी है ना। देखो इसमें जबरन मजदूरी में ये भी शामिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन से कम काम कम उसका काम मिल रहा है तो वो भी जबरन मजदूरी में आता है। साथ ही साथ आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उससे कम पैसे में आप काम कर रहे हो तो भी या जबरन मजदूरी ही के श्रेणी में आता है। यानी मान लीजिए कि आप पीएचडी होल्डर हैं, तो कायदे से आपको अगर आप कोई काम करें तो 1000 रुपये पर आर तो आपको पढ़ाने बढ़ाने के कम से कम मिलने ही चाहिए, इससे कम तो क्या ही मिलेंगे। तो अगर आप 300 रुपये में, 450 रुपीज में, 500 में काम करें तो ये भी जबरन मजदूरी हुई, ये भी जबरन मजदूरी ही हुई, उसी के श्रेणी में आता है ना। हालांकि देखो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है सर? अपवाद है यहाँ पर देखो, एक है कि राज्य जो है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर सार्वजनिक सेवा, हम कहेंगे अनिवार्य सेवा जो है कंपलसरी सर्विस लागू कर सकता है। कंपलसरी सर्विस मतलब राज्य को ऐसे जरूरत पड़ेगी, जैसे कहीं मान लीजिए फ्लड आ गया है ना, मान लीजिए कहीं युद्ध के टाइम आ गया, वहां से काम करवाना है तो फिर राज्य आपसे बिना पैसे दिए भी करवा सकता है, या कम पैसे देके भी आपसे राज्य पैसा ऐसा करवा सकता है। पर याद रखना इसमें राज्य फिर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकता। यानी कि कहे कि सिर्फ एक धर्म वाले लोगों से काम करवाया जाए, दूसरे वालों से नहीं करवाया जाए, किसी एक लिंग वाले लोगों से करवाया जाए, किसी एक जाति वगैरह विशेष वगैरह लोगों से करवाया जाए, ऐसा नहीं कि राज्य कह दे कि नहीं जी आप जो है तथाकथित जिनको निम्न जातियां मानी जाती है वही लोग आके काम करेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं। सिर्फ वही जातियां से नाम काम नहीं करवा सकता। जैसे सेना में भर्ती करवाई जा सकती है, जैसे इसराइल वगैरह में तो ऐसा अनिवार्य सेना भर्ती होती है। साथ साथ कम्युनिटी सर्विस करवाई जा सकती है, और आपातकाल में जैसे आपदिक प्राकृतिक आपदा राहत कार्य करवाना हो तो वो करवाया जा सकता है ना। देखो ये अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाने के लिए, देखो ये मूल अधिकार जो अपने हैं, मूल अधिकार तो हैं, पर ये कोई एक्ट थोड़ी है जो जिनको एनफोर्स किया जा सकता है। ये तो ब्रॉड एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं, इनको मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कानून बनाया गया 1956 में मानव तस्करी को रोकने के लिए, बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने के लिए 1976 में बनाया गया बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट। साथ साथ यहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया बाल श्रम को रोकने के लिए, है ना। मनरेगा एक्ट जो है वो यहाँ पर बनाया गया एक, है ना, जो काम करने की गारंटी देता है, मिनिमम मजदूरी देता है ना। इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हम देखते हैं। देखो एक ही केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। देखो एक तो PUCL आप याद रखना, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। एक आपको ये याद रखना है PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। ये एनजीओ है, कभी कभी आपको सिविल सोसाइटी या एनजीओ का रोल अगर लिखने को आए तो आप ये एनजीओ का नाम याद कर लेना कि ये कैसे कैसे जो है रोल प्ले करते हैं हमारे समाज में। तो देखो यहां पर एशियाड गेम होने वाले थे, एशियन गेम होने वाले थे इंडिया में, है ना। 1982 की ये बात है, तो एशियन गेम होने वाले थे दिल्ली में, तो बहुत सारा यहाँ पर काम करवाया जाता है, और वो काम करवाया जाता है वहां पर जो लेबरर्स होते हैं उनमें कुछ तो माइनर होते हैं, नाबालिग। कुछ वहां पर क्या होता है काम के घंटे निर्धारित नहीं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, कोई मिनिमम मजदूरी उनको नहीं दी जा रही है, उनको रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, कोई शेड वहां पर नहीं है जो जहां पर वो बैठ सके, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा सब कोई व्यवस्था नहीं, है ना। अब ये गरीब लोग ये कोई केस कर नहीं सकते, तो अपने यहाँ एक क्या आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पर ये जो एनजीओ है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये चलाया जाता सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब इन लोगों को ये मिनिमम मजदूरी वगैरह तो दिलाओ, इनको मिनिमम मजदूरी नहीं मिल रही है, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इनसे काम कराया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भाई साहब ये सरकार गलत कर रही है, इनको मिनिमम मजदूरी दी जाए, है ना, और साथ ही साथ इनको न्यूनतम मजदूरी के साथ ये पूरी काम के घंटे कम किए जाइए। एक यहाँ पर है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें भी सेम जो है वो बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक ये है संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का मामला, ये एक इंटरेस्टिंग मामला। राजस्थान में जो है वो प्राकृतिक आपदा आई ही, आपातकाल वाली प्राकृतिक आपदा, कोई बाढ़ शायद कही या सूखा कुछ आया था। उस टाइम में क्या था कि लोगों से सरकार जबरदस्ती काम करवा ले रही थी, अनिवार्य, तो सरकार को अधिकार है काम करवा सकता है, तो सरकार काम करवा रही थी और उनको जो मजदूरी दी जा रही थी वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम थी। तो मामला चला जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट फिर आदेश देता है कि भाई साहब इनको कम से कम सरकार न्यूनतम मजदूरी तो दे। हालांकि सरकार अनिवार्य सेवा ले सकती है तो लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर सरकार इनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दे, तो फिर इनको न्यूनतम मजदूरी
दी जाती है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम का निषेध करता है। किसका? बाल श्रम का निषेध करता है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक नियोजित कार्य में कार्य नहीं कराया जा सकता है। कोई भी खतरनाक वाले में काम नहीं कराया जा सकता। मतलब यहां पे क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ऊपर रोक लगाई गई है ना। और इसके लिए फिर देखो अपने यहाँ चलो ये पहले देख लेते हैं। ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। और फंडामेंटल राइट 23 जो है वो बात करता है बच्चों के शोषण, स्वास्थ्य, रक्षा मुख्य उद्देश्य हैं। ये आर्टिकल 23 की तरह ये भी है ना। चलो देखो यहां पर हम समझते हैं 1986 में 1986 में क्या होता है कि एक एक्ट लाया जाता है, बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम जो है वो लाया जाता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें यह था कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे थे वो उनका कार्य में जो नियमन है वो रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था, है ना। और हालांकि कुछ यहाँ पर सरकार ने कुछ यहाँ पर लिस्ट दी थी फैक्ट्रीज की कि इनमें नहीं काम कराया जा सकता, बाकी में कराया जा सकता है। इसमें था कि खतरनाक जो है उन वाली फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जा सकता है, जैसे पटाखा की बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें काम नहीं करवा जा सकता, ऐसे में काम नहीं करवा सकते, बाकी में करवा सकते हैं। ऐसा कुछ था, कुछ लिस्ट थी कि इनमें नहीं करवा सकते, बाकी में करवा सकते हैं। फिर ये बहुत पुराना कानून हो गया, तो 2014 में 16 में माफ कीजिएगा 2016 में जो है यहाँ पर नया कानून लाया जाता है। 2016 में नया कानून लाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार कार्य जो है सारे तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए, सब तरीके के कार्य में, यानी किसी से तरीके का कार्य नहीं कराया जा सकता। ये जो नेगेटिव लिस्ट थी फैक्ट्रीज को वो भी हटा दिया, क्योंकि अब तो किसी में नहीं करवा सकते। सिर्फ 2 पॉजिटिव लिस्ट सरकार ने दी कि इन 2 में करवा सकते। कौन सा? एक तो मनोरंजन और कला वाले में, आर्ट्स वाले में, यानी अगर किसी को किसी सीरियल में काम करना है, फिल्म में काम करना है, कोई डांस वांस करना है तो वो कर सकता है। अगला एक है जैसे घर की कोई दुकान है ना, पापा की दुकान है और स्कूल आर के बाद में बच्चा जाता है, पापा की दुकान में थोड़ी हेल्प करा देता है, तो वो करवा सकता है। उसमें नहीं कि भाई 14 साल से कम है तो ऐसा है ना, पापा की कुछ भी दुकान है, कोई धंधा है पापा का, है ना, तो वो कर सकता है। इससे क्या होगा कि वो ट्रेडिशनल काम वो सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी के पापा बुनकर है, तो वो छोटी उम्र में जो है सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो छोटी उम्र से वो बुनकरी का काम जो है वो सीख सकता है, इसलिए रखा गया, है ना। याद रखा 1986 के अधिनियम में 14 से 18 साल के बच्चों के बारे में कुछ नहीं था। इस अधिनियम ने बोला कि देखो 14 साल से नीचे वालों को तो बिल्कुल नहीं रख सकते, 14 से 18 वालों को आप जो है वो कुछ हैजार्डस इंडस्ट्री है उनमें नहीं रख सकते, बाकी में आप यहाँ पर रख सकते हो। समझ गए? देखो ये बच्चों को ये कला वाले में ये करवा सकते हैं सीरियल वगैरह में काम, पर फिर भी इसके कुछ और रूल्स हैं, वो इतने टेक्निकल रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि कुछ जो है वो इतने दिन तो इनको स्कूल में जाना ही होगा, ये बेसिक जो है वो होगा, एक गार्जियन उनके साथ रहेगा और उनका पैसा जो है इनके अकाउंट में जाएगा, ये बहुत सारे वहाँ पर रूल्स हैं, है ना। चलो कुछ और भी कानून बने बच्चों को कारखानों में काम करने पर नियंत्रण, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट बना हुआ है, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE 2009 में बना। तो ये बहुत सारे अधिकार इनको देने के लिए कानून बनाए गए हैं। न्यायिक व्याख्या में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु का केस है। इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिन बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्री से हटा दिया गया था ना, अब उनका रिहेबिलिटेशन भी कराया जाए, उनको जो है वो शिक्षा भी दी जाए, है ना। आप लोगों ने इनसे काम करवाया, इनको पढ़ने नहीं दिया, अब इनकी पढ़ाई का पैसा आप दोगे, तो जो नियोक्ता थे वो पैसा देंगे, वो उस पैसे से एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, उनके वो पैसा जाएगा इन बच्चों की शिक्षा में। अगला उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया कोर्ट ने। अगला एक यहाँ पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस, तो मानव गरिमा वाला केस ये हो गया। चलो अब आ जाता है हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अपने आ जाते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के। देखो कुछ संकीर्ण सोच के तुच्छ प्राणी ये बात कहेंगे कि ये तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत को जो है वो धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। इससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, इस सरकार की चाल है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी, मैं कोई एक है, मैं क्या बताऊँ, साई दीपक करके कोई है, अपने आप को बड़ा महान बताता है ना। उस आदमी को सिर्फ धर्म के सिवा और इतिहास के सिवा कुछ आता ही नहीं है। जब देखो तो धर्म धर्म, हर चीज में धर्म ले आता है, इतिहास ले आता है, फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है वो इंसान। वकील है अच्छा खासा वो। चलो तो क्या कहते हैं कि नहीं, उसके मुंह से भी मैंने सुना, बड़ा बुरा लगा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर रहा है। तो ये आ गया, इससे पहले भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो ये 25 से 28 अनुच्छेद अभी पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। चलो अनुच्छेद 25 सबसे पहले
अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। इसमें वैसे 4 स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 25 देता है। क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता से। समझ गए? तो कौन कौन से 4? एक यहां पर है अंतःकरण की। अंतःकरण की मतलब आप किस तरीके से भगवान को मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये अंतःकरण की आप, है ना, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको। फिर अगला है धर्म को मानने की स्वतंत्रता अबाध रूप से। आप जिस भी धर्म को मानना चाहिए वैसे मान सकते हैं, है ना। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक आदमी हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो मेरी आजादी है। मैं किस, ये अनुच्छेद 25 मुझे देता है। ये जरूरी नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसी को चूज ही करना है, ये नहीं मानने की भी है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, तो मैं ये भी मान सकता हूं। अंतःकरण की स्वतंत्रता ही देता हूं, ये मेरी अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मान लो कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो क्या होगा, मैं किस भगवान को किस रूप में मानूंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं मानूं कि हनुमान जी के 4 हाथ और 4 पैर थे, मैं मान सकता हूं। पंचमुखी हनुमान को मान सकता हूं, ब्रह्मा जी के 2 मुख मान सकता हूं। मैं चाहूं तो ऐसे भगवान को भी मान सकता हूं जिसकी कोई पिक्चर नहीं है, जिसका कोई आइडल नहीं है, मैं मान सकता हूं। मैं चाहूं तो बौद्ध धर्म को मानूं, मैं चाहूं तो किसी और धर्म को मानूं। ये अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, याद रखना। इन दोनों पे आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी आप इनके ऊपर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। आपको हनुमान जी को मानना है, ब्रह्मा जी को मानना है, आपको अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसको मानना है उसको मानो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ गए? पर याद रखना, अब 2 और स्वतंत्रताएं हैं। 2 कौन सी स्वतंत्रताएं अब आ जाती हैं यहाँ पर? तो 2 और स्वतंत्रताओं में एक है आचरण करने की स्वतंत्रता और एक है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखो, आचरण करने की स्वतंत्रता क्या हुई कि मैं धर्म तो मान रहा हूं, अब उसका आचरण करूंगा। जैसे मैं हिंदू धर्म मान रहा हूं, अब मैं आरती करूंगा, अब मैं बलि चढ़ाऊंगा, अब मैं सवामणि करूंगा। होता है ऐसा? करते हैं आपके यहाँ सवामणि? हमारे यहाँ करते हैं राजस्थान में सवामणि, चूरमा बनाते हैं, बालाजी को भोग लगाते हैं, ये आचरण करना। मैं मुस्लिम धर्म मानता हूँ, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा, मैं कुछ वो भजन गाऊंगा, मैं ये करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुछ और चीजें हैं वो करना करूंगा। इनके ऊपर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी आपकी आरती, आपकी नमाज, लोक व्यवस्था, उसको भंग नहीं करनी चाहिए, किसी के जो भावनाएं उसको आहत नहीं करनी चाहिए। इस मामले में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पर याद रखना, 2 अंतःकरण और धर्म को मानने के ऊपर आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। ये 2, ये सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन सबको मिला हुआ है ना। ये देखो, ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये चारों के चारों मैंने आपको अच्छे से बता दिए। बैटरी कम हो गई जी। चलो जी, चलो अगला है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। इनको लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, अन्य मौलिक अधिकार के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे ये 2 है, इनके ऊपर तो रोक नहीं लगाई जा सकती है ना। ये 2 जो है इनके ऊपर तो बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। जैसे एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है मानने की, और की ये रीति, धार्मिक पूजा पद्धति, रीति रिवाज आचरण करने पर लगाए जा सकते हैं। कि मान लीजिए आपको जो है बलि देनी है, तो आप सड़क पर लाके बलि नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तो आचरण करने का अधिकार है, मैं तो कैसी पूजा पद्धति नहीं कर सकते, है ना। वो जो मुस्लिम धर्म में वो करते हैं, क्या होता है, सॉरी भूल गया मैं, वो ऐसे ऐसे मारते हैं अपने आप को, तो अगर उससे खून निकल रहा है और वो नैतिकता के खिलाफ है, तो वो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, वो किया जा सकता है। फिर ये धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है ना, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी आप किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी आप अपने धर्म की अच्छी बात है किसी को गिनाओ ना, फिर कोई स्वीकार करा तो अच्छी बात है, मगर आप किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, धमका के नहीं धर्म जो है वो किसी को करवा सकते हैं। अगर देखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, फोकस करना, अगर किसी का जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था, उसकी कौन सी स्वतंत्रता का हनन होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। कौन सी का होता है? ये अंतःकरण की स्वतंत्रता का उसका होता है, क्योंकि ये आदमी भगवान को मानना था कि नहीं मानना था, किसको मानना था, ये इसको ऊपर डिपेंड था। आप उससे जबरदस्ती मनवा रहे हो, मतलब आप अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का उल्लंघन उसका कर रहे हो, है ना। इसमें देखो, राज्य जो है धार्मिक प्रथाओं पर कानून बना रोक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहोगे छुआछूत, ये तो जो हमारे देश धर्म का पार्ट है। आप कहोगे पर्दा प्रथा, आप कहोगे सती प्रथा, ये तो हमारे धर्म का पार्ट है। तो नहीं, धर्म का पार्ट नहीं है। क्या एसेंशियल पार्ट है धर्म का? नहीं, इस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत क्या दिया गया, सती प्रथा का, देवदासी प्रथा का। सर ये सती प्रथा तो आपको पता ही है, सती प्रथा क्या होती है? अगर पति मर जाता है तो पत्नी का यह दायित्व है कि वो अपने पति की चिता पर जलकर मर जाए। तो भाई सती प्रथा था, सता प्रथा क्यों नहीं था? औरत क्यों सती हो, सता क्यों नहीं होता, आदमी क्यों नहीं होता? जब किसी की पत्नी मर जाए तो वो तो 7 दिन में दूसरी शादी कर लेता था,
तो वो क्यों नहीं होता? अरे इसके पीछे तमाम तर्क थे, किसी दिन टाइम मिला, ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिला तो किसी दिन करेंगे। देवदासी क्या ना, देवदासी क्या होता है कि कुछ बच्चियां जो होती थी उनको मंदिर में देव जो थे भगवान को गिफ्ट कर दिया जाता था कि ये भगवान आपके हैं, फिर वो वहां पर भगवान के लिए नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी। पर देखो ये तो सिर्फ बाहरी बात है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। किसके द्वारा? जो पंडित वहां पर होते थे, जो वहां के वो पूजा करवाने वाले जो होते थे पंडित, वो करते थे, कहते कि जब भगवान भोग कर रहे हैं आपका शारीरिक भोग, हम नहीं कर रहे हैं। ये गंदी चीज, भगवान के नाम पे उल्टे सीधे काम करते हैं, आपको पता है लोग कैसे करते हैं भगवान के नाम पे। आशाराम बापू का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बाबा राम रहीम का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अपराध क्या है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों की जातियों के लिए खोला जा सकता है। वो नहीं कह सकते कि जी हम इन लोगों को नहीं आने दे सकते। आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक गतिविधियों को जो धर्म से जुड़ी हो को नियंत्रित किया जा सकता है। मंदिरों में दलित प्रवेश करवाया गया। साथ ही साथ धार्मिक संस्थानों की आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण यहाँ पर लगाया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े जो मंदिर है ना, उनकी आर्थिक गतिविधियों पर सब पे नियंत्रण है। यहाँ पर एक केस आ जाता है, देखो यहाँ पर एक केस आ जाता है, हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार 1954, शिरूर मठ केस भी से कहा जाता है। शिरूर मठ केस में क्या हुआ करता था कि वहां पर ये स्वामी वामी सब होते हैं और बहुत सारा पैसा वैसा भी वहां पर आता है, और वहां पर अलग तरीके के बहुत सारे काम भी होते हैं, है ना, जैसे धार्मिक काम, सारे काम वहां पर होता है। तो जो मद्रास की सरकार थी, है ना, हाँ जी, तो हम देख रहे थे सिरूर मठ केस। तो इस सिरूर मठ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में कह देता है कि आपका जो मठ है उसमें आप अपना धार्मिक कार्य जो एसेंशियल है, एकदम अनिवार्य जो कार्य हैं आपके धर्म के, वो आप कर सकते हैं। पर आपके यहाँ पर जो एंडाउमेंट जो है, यानी यहाँ पर जो लेना देना पैसा वैसा आता है, उस धन से रिलेटेड जो है हम आपको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप वो तो क्या है, धन तो धर्मनिरपेक्ष है, तो आपके धर्म वाले काम जो है एसेंशियल है, आप कैसे पूजा करवाएंगे क्या नहीं करेंगे वो आप कर सकते हैं। पर कितना पैसा आया, उसका यूज कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। ऐसा देखो जैसे तिरुपति मंदिर है तो उसमें भी ऐसा किया जाता है। साथ साथ यहाँ पर देखो ये स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश वाला एक केस हुआ करता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देखो स्टेनिस्लाव कौन हुआ करते तो एक ईसाई मिशनरी, एक वो हुआ करते थे फादर। तो ये क्या कर रहे थे कि लोगों को कन्वर्ट करवा रहे थे जबरदस्ती। तो जब मामला पुलिस तक जाता है, कोर्ट तक जाता है, तो ये कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी मैं तो लोगों को क्या धर्म प्रचार कर रहा हूँ अपना, और फिर लोग जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो बाद में यहाँ पर मामला आता है कि ये कन्वर्ट क्या करवा रहे थे, वो जबरदस्ती करवा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रोपोगेट करने का अर्थ, जो धर्म को प्रचार प्रसार करने का अर्थ है धर्म का, उसके अंदर जबरन धर्मांतरण नहीं आता है कि आप जबरन धर्मांतरण का लालच देके करवा रहे हो या डरा धमका के करवा रहे हो, तो वैसा आप नहीं कर सकते, है ना। यानी कि आप जो है अपना प्रोपोगेट करो, प्रचार प्रसार करो, आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताना, वो अलग बात है, परंतु आप ये जबरन नहीं करवा सकते। साथ साथ यहाँ पर एक केस आ जाता है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला, नेशनल एंथम का केस है। कब का? 1986 का। इसमें क्या था, कुछ बच्चे हुआ करते थे जो राष्ट्रगान जब गाया जाता तो वो खड़े तो हालांकि हुए, पर उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं। ये जोहवास विटनेस करके कोई एक धर्म को सेक्ट होता है। तो इसमें ये कहा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान, जो उनके भगवान है उनको ही प्रेज कर सकता है, किसी और को प्रेज नहीं कर सकता। और इनमें जो है प्रेज किया जाता है किसी और को, है ना। तो जो स्कूल वाले हैं इन बच्चों को निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, और फिर इसको मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब ये आप नहीं करवा सकते, है ना। इनका धर्म जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइज इनको है, ये मान सकते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग भगवान को मानना नहीं मानना, ये गाना चाहिए गाए, नहीं गाना चाहिए नहीं गाए, हालांकि खड़े तो हो रहे हैं, सम्मान तो दिखाई रहे हैं। हाँ ये साथ यहाँ पर देखो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने वाला जो केस है, सबरीमाला का वाला केस, ये याद रखना बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है। तो सबरीमाला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो धर्म जो है आपका ये एसेंशियल पार्ट नहीं है कि महिलाएं मंदिर में नहीं जाएंगी। तो ये भगवान अयप्पा जो है उनके मंदिर में जाने की यहाँ पर इनको आज़ादी दे दी जाती है। चलो अगला आ जाता है धार्मिक संप्रदायों के कुछ अधिकार हैं। धार्मिक जो संप्रदाय है उनको भारत का संविधान अधिकार देता है, क्या देता है। तो एक तो उनको धर्म के प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उनका रखरखाव करना, यानी कोई ट्रस्ट वगैरह चाहे तो वो बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। धर्म संबंधी मामलों का वो प्रबंधन खुद कर सकते हैं, है ना। चल और अचल संपत्ति धारण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, स्वामित्व रख सकते हैं, यानी जो मंदिर का ट्रस्ट है, मस्जिद का ट्रस्ट है, वो जो है कुछ संपत्ति खरीद सकता है। चल मतलब जो चलने वाली मूविंग, और अचल मतलब जैसे संपत्ति, जैसा कि जमीन होगी, बिल्डिंग होगी, ऐसा खरीद सकता है। अगला, कानून के अधीन अपनी संपत्ति का प्रशासन भी कर सकता है कि किस तरीके से प्रशासन किया जाएगा, ये पूरा पूरा उनको अधिकार है। चलो जी, जैसे अभी वो वक्फ वाला मामला जो आया ना, वो इसी से जुड़ता है कि वक्फ जो है वो हमको जैसे रखना है, वो हमारा संपत्ति रखने का हमारे पास अधिकार है।
है ना, ऐसा। हालांकि देखो ये धार्मिक संप्रदाय वाले पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन जो है इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलो, ये सब लोगों को मिलते हैं, नागरिक हो गैर नागरिक सबको मिलता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है ये कोई नहीं पूछता, आप तक नहीं पूछा, आप एक बार बैठ के देख लेना अगर आपको पीएचडी करनी है तो। इससे रिलेटेड देखो सिरूर मठ केस है, इसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला मामला आया कि कौन सी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है वही प्रैक्टिस धर्म में करवाए जा सकते हैं, बाकी जो है उसको रोका भी जा सकता है। ये यहाँ पर जो है श्री वेंकटरमन्ना देवरू वर्सेस मैसूर वाला मामला था, इसमें एसटी वाले SST जो थे उनको मंदिर प्रवेश करने से रोका गया था, तो फिर उनको जो है यहाँ पर प्रवेश दिलाया जाता है कि नहीं कि SST को प्रवेश नहीं करवाना किसी धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो फिर इन लोगों को आने देना चाहिए, तो लाया जाता है क्योंकि अगर कोई सार्वजनिक मंदिर है तो उसमें इनको रोका नहीं जा सकता। SP मित्तल केस जो है इसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन वाला जो है ये बताया गया था। सबरीमाला वाला केस आपको याद रखना, महिलाओं को यहाँ पर मंदिर में जाने की छूट दी जाती है। अगला 27वां अनुच्छेद है वो कहता है धार्मिक उपासना के लिए कर लगाने पर रोक, यानी इसका अर्थ है कि सरकार जो है किसी धार्मिक संगठन पर कर नहीं लगा सकती है या लोगों से धार्मिक कर वसूल नहीं कर सकती है सरकार, समझो ये है। यानी कोई भी व्यक्ति उस टैक्स के भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पालन पोषण के लिए किया जा रहा है। किसी विशेष धर्म का याद रखना है यहाँ पर, बाकी सब धर्मों के लिए तो सरकार ऐसा कर सकती है, पर किसी एक विशेष धर्म के लिए करे ऐसा नहीं कर सकती है। इसमें क्या है भाई, सरकार उस पैसा का यूज किसी धर्म के को संरक्षण करने में, प्रचार प्रसार करने में करे तो ऐसा नहीं कर सकती है ना। सरकार किसी केवल एक धर्म पर नहीं कर सकती, सभी धर्मों पर कर सकती है ना। सरकार धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कि भाई सरकार धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य ऐसे लेकर दे कि भैया इस वाले यहाँ पर जो है हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों को आने जाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, तो इस मामलों पर जो है सरकार इसी व्यवस्था कर सकती है। और समान रूप से सभी धर्मों को अगर सहायता कर रही है तो भी किया जा सकता है। सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों का लागू होगा, याद रखना यहाँ पर टैक्स जो है कर पर प्रतिबंध है, शुल्क पर नहीं, है ना। यानी आपसे फीस तो ली जा सकती है, जैसे अगर आप कभी गए हो वैष्णो देवी गए तो आपके ऊपर वहां पर जो है कुछ फीस ली जाती है वहां पर, है ना, ऐसा तो वो किया जा सकता है क्योंकि वहां के नागरिक जो आते जाते हैं उनकी व्यवस्था भी तो करनी है भक्तगणों की। इससे रिलेटेड केस जो है वो कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्र तीर्था स्वामियार सिरूर मठ वाला केस। यहाँ पर टैक्स और फी को अलग अलग बताया गया, उसमें कहा कि भाई फीस लगाई जा सकती है, हालांकि टैक्स नहीं लिया जा सकता, पर उस फीस जो है उसका प्रयोग प्रशासन या सेवा में ही किया जाना चाहिए, ऐसा करके और कुछ केस जो है वो भी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये जो केस आपको दिख रहा है प्रफुल्ल गरोडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला ये जो केस है, यहाँ पर इसमें ये कहा गया कि एक आदमी होता है वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो कहता है कि भैया जो मैं पैसा दे रहा हूँ उस पैसे से तो जो मैं टैक्स दे रहा हूँ उस टैक्स से लोगों को हज की यात्रा करवाई जा रही है। हज की यात्रा पहले सरकार सब्सिडी देती थी तो उससे सब्सिडी दे रही है, तो हमारे संविधान में तो है कि मैं मतलब धार्मिक कार्य के लिए जो है टैक्स नहीं वसूल सकती, तो मैंने जो पैसा दिया वो तो धर्म में जा रहा है, तो फिर ये क्या हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये 27 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि बहुत कम अंश यानी जो सरकार को टैक्स का पैसा मिल रहा है उसका बहुत कम अंश जो है ऐसे किसी सब्सिडी में जा रहा है ना। तो और उसका उद्देश्य बड़ा व्यापक है, ऐसा करके उनका था। चलो, अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसमें दो तरीके के हम कह सकते हैं। देखो, एक तो पूरी तरीके से राज्य द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं जिसमें पूरा पैसा सरकार ही देती है, वो एक ऐसा हो सकता है कि जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य से अनुदान मिलता है, वो हो गया। और एक ऐसा हो सकता है किसी ट्रस्ट के थ्रू कोई चल रहा हो। जैसे इनको 4 तरीके में टोटल बांटा जा सकता है, जैसे 4 तरीके का हो सकता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई शिक्षा व्यवस्था संगठन जो पूरी तरीके से राज्य निधि से चलता है, जो पूरी तरीके से राज्य निधि से चल रहा हो। दूसरा आता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, एक सिर्फ उसे सिर्फ राज्य से सिर्फ मान्यता ही मिली है। एक है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य से अनुदान ही लेता है। एक है धार्मिक दान से स्थापित, हम कहेंगे कि किसी ट्रस्ट के अंदर कोई चल रहा है, तो जो राज्य से संपूर्ण निधि से चलता है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, समझिए। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मगर किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आपको जाना है तो आप प्रार्थना करवा रहे हो वहां पर, तो जाना जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। और अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो फिर आपकी कंसेंट कौन देंगे, आपके माँ बाप देंगे, आपके गार्डियन देंगे। और अगर कोई ट्रस्ट के अधीन बनाई गई है तो उस ट्रस्ट के अधीन में आप धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि भाई वो
ट्रस्ट ही धर्म का होगा, इसलिए वहां पर दिया गया। तो वो शिक्षा संस्था चल रही है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है ना। याद रखना, ये प्रावधान सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित नहीं है, सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित ही है ना। यानी सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना दोनों का जिक्र अनुच्छेद 28 करता है, और राज्य और धर्म को अलग रखता है ये, पर पूरा एकदम एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है। यहाँ पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। देखो यहाँ पर अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। यहाँ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर धार्मिक शिक्षा और धर्म संबंधी शिक्षा में अंतर है। तो धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, मगर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, पर धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है। समझाओ कैसे? जैसे किसी को रामायण महाभारत के श्लोक रटवाना बैठे है तो नहीं करवा सकते, किसी को वो कुरान की आयतें रटवाना बैठे तो नहीं करवा सकते। पर देखो यहाँ पर धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। जैसे वो अर्जुन की वो मछली की आंख वाला एक चैप्टर हुआ करता था बचपन में, तो वैसे शिक्षा दी जा सकते हैं। यानी उसका मोरल कुछ और है, वो तो सिर्फ वहां से एक हमने प्रसंग लिया है, ऐसे शिक्षा दी जा सकती है। और कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा जो है वहां पर पूरी तरीके से रोक होगी जहां पर राज्य निधि से चल रहा है। डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामला 1971 में ऐसा कहा गया था। चलो जी, आज का लेक्चर जो है वो यहीं हम समाप्त कर लेते हैं। अगला जो है वो बाद में देखेंगे। अभी 29, 30 और 32 थोड़ा सा और बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इतना बड़ा आप देख भी नहीं पाओगे। तो इतना लेक्चर जो है हम खत्म कर लेते हैं आज का। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़े रहिए यूपीएससी हिंदी वॉरियर के साथ, तैयारी जीत की।